हम लोग यहाँ पे लवणता देख रहे थे। और हम लोग यहाँ पर लवणता को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। तो यहाँ पर दो पहले फैक्टर आए थे कि वृद्धि कैसे होती। तो वृद्धि का एक तो है तापमान, घोलक क्षमता के आधार पे। दूसरा है फिर इम्पैक्ट, इस पर भी तापमान का होगा, वो क्या होगा यहाँ पर वाष्पन। फिर प्रतिचक्रवाती दशा, या तीसरे नंबर पे लिखा था, क्या लिखा था, उच्च दाब या उच्च वायु दाब प्रतिचक्रवाती दशा। और दूसरा महासागरीय जल का हिम में परिवर्तन, यही रहा होगा, इतने थे। और जब हम कमी का पैटर्न देख रहे थे तो कमी के पैटर्न में यहाँ पर वर्षा, नदियों द्वारा जल की आपूर्ति, तीसरा हिम का पिघलना, चक्रवाती दशाएं, और कुछ ऐसे होंगे जो परिवर्तन करेंगे, कहीं बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसमें दो सर्वप्रमुख हैं, पवने और महासागरीय धाराएं, है ना। तो हमने इसमें देख लिया था कि जहां पर वाष्पन ज्यादा होगा वहां पे लवणता बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ वाष्पन की दर से काम नहीं चलेगा, हमको वाष्पन की दर के साथ स्वच्छ जल की आपूर्ति की दर का भी अध्ययन करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम देख लें एवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, इफ एवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, तब यहाँ पर सैलिनिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, एवेपोरेशन ज्यादा है। अगर एवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन तो सैलिनिटी का एक सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर बरकरार रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इवेपोरेशन इज लेसर देन प्रेसिपिटेशन, तब यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम हर जगह प्रेसिपिटेशन की जगह एक टर्म लिख सकते हैं, इनफ्लक्स ऑफ, मतलब यहाँ लिख सकते हैं स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की आपूर्ति, एक कॉमन टर्म यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के संदर्भ में देख लिया था, है ना। पहला छोटे लिखो, पहला वर्षा लिखा था, अब दूसरा लिखो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, नदियों द्वारा, दूसरी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ऐसे महासागरीय भाग, ऐसे महासागरीय भाग, ऐसे महासागरीय भाग जहां नदियों द्वारा स्वच्छ जल, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है, वहां लवणता में कमी आ जाती है, लवणता में कमी आ जाती है। यही कारण है कि नदियों के मुहाने पर, जहां नदियां गिरती है महासागर, नदियों के मुहाने पर लवणता स्तर सामान्य से कम होता है, लवणता स्तर सामान्य से कम होता है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में नदियों द्वारा स्वच्छ जल की अधिक आपूर्ति होती है, स्वच्छ जल की अधिक आपूर्ति होती है। अतः बंगाल की खाड़ी की लवणता 31 ग्राम प्रति हजार, बंगाल की खाड़ी की लवणता 31 ग्राम प्रति हजार, जबकि अरब सागर की 37 ग्राम प्रति हजार होती है, 37 ग्राम प्रति हजार होती है। काला सागर में न्यू, नीपर, नीस्तर, काला सागर में न्यू, नीपर, नीपर, नीस्तर आदि नदियां बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं, स्वच्छ जल की आपूर्ति करती हैं। अतः यहाँ लवणता गिरकर 18 ग्राम प्रति हजार, अतः यहाँ लवणता गिरकर 18 ग्राम प्रति हजार रह जाती है, 18 ग्राम प्रति हजार रह जाती है। जबकि भूमध्य सागर में नदियों के सीमित निकास के कारण कम गिरती हैं। नील वगैरह है लेकिन बड़ी नदी नहीं है, वो लंबी नदी, कम निकास के कारण यहाँ लवणता का स्तर 39 ग्राम प्रति हजार, 39 ग्राम प्रति हजार पाया जाता है, 39 ग्राम प्रति हजार पाया जाता है। तो किसका इंपैक्ट हो गया? ये इंपैक्ट हो गया यहाँ पर नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। हमने जितने एग्जाम्पल दिखाए हैं ये आपसे पीटी में पूछे जा सकते हैं, किसी न किसी तरह स्टेटमेंट में आ सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान होने चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, हिम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, हिम का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में जब महासागरीय जल
जब महासागरीय जल बर्फ में परिवर्तित होता है, बर्फ में परिवर्तित होता है, तब स्वच्छ जल का ही बर्फ में परिवर्तन होता है, तब स्वच्छ जल का ही, सही लिखो जो बोल रहा हूं, तब स्वच्छ जल का ही, ठीक है, का ही बर्फ में परिवर्तन होता है तथा लवण पीछे छूट जाते हैं, लवण पीछे छूट जाते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, साइंस वाले पढ़ाए भी नहीं पढ़ाए तो आगे पढ़ाएंगे फिर आपको, अगर पढ़ चुके तो फिर तो पढ़ चुके। हाँ, तो लास्ट तक नहीं बर्फ जमती है, लास्ट में ही बर्फ जमती है ना। अब बात समझना, ये अब ये प्रोसेस है, देखना, जब भी यहाँ पर जो महासागरीय जल है जब यह बर्फ में कन्वर्ट होता है तो पूरा खारा जल नहीं जमता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो लवणता जाती है, लेकिन अधिकांश भाग जो बर्फ में बदलता है वो कौन सा होता है? स्वच्छ जल। और इससे जो कई लवण हैं वो पीछे की तरफ क्या है? छूटते हैं। छूटने का मतलब वो इससे अलग हो जाते हैं, पानी से अलग हो जाते हैं, राइट। तो जब ये पानी से अलग हो जाते हैं तो जो भाग जल में नहीं परिवर्तित हुआ है उसके पास लवणता का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उच्च अक्षांशों में दो बात रखना, जब उच्च अक्षांशों में बर्फ जमती है तो स्वच्छ जल ही बर्फ में जमता है और बड़ी मात्रा में लवणता पीछे छूटती है। तो उच्च अक्षांशों में जो बचा पानी होगा, एक तो उसका टेम्परेचर कम है और दूसरा उसके पास क्या है? लवणता ज्यादा है। और जब लवणता ज्यादा हो जाती है तो ऐसे पानी की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसे पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ठंडा भी है और लवणता भी मिल गई है, तो ऐसे पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब कल्पना करो थोड़ी सी बातों का, यहाँ पर अगर ये महासागर है और ये इक्वेटर है और यहाँ पर यह प्रक्रिया उच्च अक्षांशों में ही होगी यहाँ, और अगर यहाँ पर बर्फ जमी और जितना पानी जो बर्फ में कन्वर्ट नहीं हुआ है इसकी लवणता यहाँ आई तो यह पानी ठंडा होगा और भारी होगा, लवणता ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, तो ये वाला पानी ऊपर से क्या होगा? नीचे बैठेगा। अब जब यह पानी नीचे बैठेगा तब यह पानी नीचे नीचे जाना शुरू करेगा और सभी महासागरों में घूमता है। और दो चीजें हैं, एक थर्मल इफेक्ट और एक सैलेंटी का इफेक्ट, इसे हम हेलाइन इफेक्ट कहते हैं। तो जो यह पानी नीचे डूबा है और धीरे धीरे गति कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन है ये। इसी जल को ऐसा जल जिसकी अन्य क्षेत्रों की तुलना में लवणता और तापमान की विशिष्टता होती है उसे वाटर मास कहा जाता है, जल राशि, राइट। और ये महासागरीय जल राशि है और उच्च अक्षांशों में यह पानी बैठता है और नीचे नीचे जाकर के कहीं ऊपर आएगा। अब दो सर्कुलेशन हो गए। दो सर्कुलेशन कौन से हो जाएंगे आगे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा। एक महासागरीय धाराएं चल रही हैं, वो सतह पे चल रही हैं, और एक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन चल रहा है, वो कहां चल रहा है? बिल्कुल नीचे, ऊपर से डूब के पानी बॉटम से फिर कहीं ऊपर आएगा। और इस प्रकार पूरे महासागर में तापमान, लवणता और पोषक पदार्थों का परिसंचरण होता रहता है। नहीं तो सोचो कई ऐसे जीव हैं जो बेचारे बिल्कुल तली पे बैठे हैं, बेंथस जो हैं, उन तक कौन पहुंचाए? जिसका कोई नहीं, उसका खुदा है, राइट। यहाँ खुदा कौन है? ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, वो नीचे तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन लेकर जाता है। और इस प्रकार महासागरीय जल में सतह और आंतरिक भाग में जल का निरंतर प्रवाह चलता रहता है, या जल का कह सकते हो उलटफेर होता रहता है। ओवर टर्निंग है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये ओवर टर्निंग नहीं है, राइट। और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट ओशन के हेल्थ पे पड़ता है, महासागरों के स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो इसका हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप रिकॉल कीजिएगा, ये वाली बात हमने बात से करेंगे कि जब भी उच्च अक्षांशों में जितना बर्फ जम जाए, जो पानी बचेगा उसका टेम्परेचर कम, उसकी सैलिनिटी ज्यादा, और ऐसा पानी अधिक डेंसिटी वाला होकर नीचे बैठता है और इससे जिस सर्कुलेशन का जन्म होता है उसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो हाँ, मेरी बात ये समझो ना, अगर ये बर्फ है, तापमान किसी भी क्षेत्र का किसका परिणाम होता है? किसी भी क्षेत्र में जब तापमान परिणाम होता है किसी भी चीज का, तो हीट का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज से होगा। तो अब अगर यहां पर बर्फ जम गई तो बर्फ ने इसको क्या किया? एटमॉस्फेयर से इसका संपर्क उठा करके काट दिया इसने, और ये नीचे यहां पर ये पानी भर गया। इसके साथ संपर्क में आया पानी अपने एक सर्टेन टेम्परेचर को प्राप्त कर लिया, आदान प्रदान करके स्थिर हो गया। अब जब इसकी हीट यहां बाहर निकलेगी नहीं तो इसकी जो हीट मौजूद है जितनी है क्या होगी? बनी रहेगी। और जब तक ये अपनी हीट खोएगा नहीं, कोई भी चीज द्रव और उसमें क्यों जाती है? मान लो ये, तो ये गैस है, मान लो ये द्रव है और ये ठोस है। जब ये अपनी हीट खोएगा तो इधर जाएगा, और जब हीट प्राप्त करेगा इधर जाएगा। अब जब ये हीट न खोए न प्राप्त करे तो क्या रहेगा? अपनी स्टेज पर बना रहेगा। तो यह एक तरह से कुचालक सतह है ना, तो यहां से संपर्क क्या हो जाता है? कट जाता है, तो नीचे अपनी इसकी हीट क्या है? बनी रहती है, तो सुरक्षित है। अब मैं भूल गया, चलो जब आएगा तब बात करें। मैं पढ़ा करा आगे बताते हैं। लवण पीछे छूट जाते हैं, इससे यहां से वहां दिमाग जाने भूल जाता है। इससे महासागरीय जल की लवणता में वृद्धि होती है। महासागरीय जल की लवणता में वृद्धि होती है। किंतु जब बर्फ पिघलती है, अब वही ध्रुवीय क्षेत्रों में, किंतु जब बर्फ पिघलती है तब स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ जाती है। स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ जाती है और इस स्थिति में लवणता में कमी आती है। थोड़ा सा बेसिक साइंस आप लोग पढ़ लो 6 से 8 तक की, तो थोड़ा सा उससे सुविधाजनक किया। जैसे कोई टॉपिक फंस रहे हैं तो उसको नेट में थोड़ा देख लो, है ना। एक साइट है, देखो अब तक चल रही हो नहीं चल रही हो, ज्योग्राफी पार्क किट्स आती है, उसको देख लिया करो। तुम लोग किट्स जैसे ही हो, एक आती है, कौन सा बहुत अच्छे देते हैं, सिंपल। एक अब नहीं आती है, द हिंदू का प्रकाशन होता था, टेल मी भाई, एक अच्छी आती थी बहुत, तब काफी समय से मैं बुक स्टॉल पे गया नहीं, तो एक बुक आती थी टेल मी भाई। तो कभी कभी अगर आपको दिख जाए तो उसमें देख लो, आपके काम का मटेरियल हो तो हमेशा ये खरीद ली जानी चाहिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत सामान्य अंग्रेजी में समझाया जाता है, बहुत अच्छी किताब है ये।
तो थोड़ा सा साइंस वाले हिस्से पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए, नहीं बिना इसके भी सिलेक्शन होता है, वैसे इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन पता हो तो थोड़ा आसान होती जिंदगी। हमने तापमान देख लिया, वाष्पन देख लिया, वर्षा देख लिया, नदी देख लिया, हिम के जमने का प्रभाव देख लिया और हिम के पिघलने का प्रभाव देख लिया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो। हम पहले पॉइंट लिखा रहे थे, क्या लिखा था? वाष्पन लिखवाई थी क्या? पॉइंट लिखा रहे थे ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्योंकि वाष्पन के बाद ही आया होगा। अब थर्ड पॉइंट होगा शायद ना। हाँ, अब बड़े पॉइंट पे जब चलेगा थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड, हाँ वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। हाँ, तो बढ़ेगा, सामान्यतः बढ़ता है, गहराई के साथ अलग होगा, सतह पर अलग होगा, है ना। नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। महासागरीय महासागरीय सतह पर, महासागरीय सतह पर वायु दाब की दशाएं भी, वायु दाब की दशाएं भी लवणता का निर्धारण करती हैं, लवणता का निर्धारण करती हैं। सामान्यतः सामान्यतः उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में लवणता का स्तर, लवणता का स्तर निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की तुलना में, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में लवणता का स्तर निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की तुलना में, क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है, क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। यदि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभाव आता ही है। नेक्स्ट पॉइंट। ग्रहीय पवने, ग्रहीय पवने तथा महासागरीय धाराएं, ग्रहीय पवने तथा महासागरीय धाराएं, धाराएं महासागरीय लवणता के, महासागरीय लवणता के वितरण, वितरण को प्रभावित करती, वितरण को प्रभावित करती। व्यापारिक पवन पेटी में, व्यापारिक पवन पेटी में, पेटी में महासागरों के, महासागरों के पूर्वी भाग में लवणता, महासागरों के पूर्वी भाग में लवणता, लवणता पश्चिमी भाग की तुलना में, पश्चिमी भाग की तुलना में, तुलना में कम होती है, पश्चिमी भाग की तुलना में कम होती है। अब देखो, यहां व्यापारिक पवने हैं तो यहां से यहां पानी चला जाएगा, तो यहां टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहां टेम्परेचर ज्यादा, और यहां का गर्म पानी यहां लाया जाएगा तो यहां सैलिनिटी का लेवल थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह वितरण एक जगह की सैलिनिटी दूसरी जगह तक लाई जा रही है। और जब हम पवनों की बात कर रहे हैं तो हम बाकी चीज को कांस्टेंट मान रहे हैं और कोई परिघटना इसको प्रभावित नहीं कर रही है। और कौन सी परिघटना की प्रमुखता है? पवनों की प्रमुखता है। तो इस वाले में यहां सैलिनिटी कम हो जाएगी तो यहां बढ़ेगी, और यहां अगर पछुआ पवनों का केवल प्रभाव हो तो यहां सैलिनिटी कम हो जाएगी और यहां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहां पर सेट करेंगे। अब यहां कुछ स्थानीय दशाएं हो जाए तो अलग मुद्दा है। अब ऐसा हो जाए कि नीचे से लगातार कोई गर्म धारा आ जाए तो फिर यहाँ पर चीजें चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर हम केवल पवन देखेंगे तो पवन के संदर्भ में यह प्रतिरूप यहाँ पर बनता है, राइट। तो जिधर से हवा जाएगी, जिधर पवन जाएगी, तो उधर से कल्पना करो गर्म पानी लेकर चली गई तो इधर की लवणता क्या हो गई, इधर इकट्ठा हो गई। तो इसके अगर व्यापारिक पवन पेटी में पूर्व में लवणता कम, पश्चिम में ज्यादा, तो पछुआ पवन पेटी में इसके विपरीत दशाएं होनी चाहिए। तो बिल्कुल पछुआ पवन पेटी में, पछुआ पवन पेटी में इसके विपरीत दशाएं मिलती हैं, पछुआ पवन पेटी में इसके विपरीत दशाएं मिलती हैं। गर्म महासागरीय धाराओं, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में लवणता में वृद्धि होती है। गर्म महासागरीय धाराओं में, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में लवणता में वृद्धि होती है, जबकि ठंडी महासागरीय धाराओं वाले क्षेत्र में, ठंडी महासागरीय धाराओं वाले क्षेत्र में लवणता में कमी आती है, लवणता में कमी आती है। जो गर्म है वो ज्यादा मटेरियल को घोल के ले जाएगी और ठंडी वाले में घुला हुआ मटेरियल अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा। ये इंपैक्ट यहां पर आता है। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में लवणता में वृद्धि होती है और जबकि ठंडी महासागरीय धाराओं वाले क्षेत्र में लवणता में कमी आती है। कहां से कहां तक विस्तार हम बता चुके बेटा, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश, निम्न अक्षांश। ये बताओ अच्छा भाई, निम्न अक्षांश कहां से कहां तक? 0 से 30, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 0 से 23.5, समझ गए ना। फिर दूसरा 30 से 60, फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो 23.5 से 66.5। उच्च अक्षांश 60 से 90 या 66.5 से 90, दोनों बुला रहे हैं। अब ध्यान रखने का, दोबारा नहीं पूछने का ना। क्यूपर बेल्ट क्या होती है? देखो क्या है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास ये सन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, प्लूटो, बौनाग्रह, है ना। प्लूटो के बाद, प्लूटो के बाद जहां तक हेलियोस्फीयर है, हेलियोस्फीयर मतलब जहां तक सौर मंडल है, उस क्षेत्र को कहा जाता है क्वीपर बेल्ट। क्वीपर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और यहां पर क्या मिलते हैं? कॉमेट। और कॉमेट भी खास तौर पे एक जगह मिलते हैं जिसे कहा जाता है उर्ट क्लाउड। तो क्वीपर बेल्ट प्लूटो के बाद का समस्त क्षेत्र, और यहाँ कॉमेट धूमकेतु ज्यादा होते हैं, और धूमकेतु भी सबसे ज्यादा होते हैं जिस क्षेत्र में, उसे उल्ट नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था, इसलिए उसे उल्ट क्लाउड जोन भी कहा जाता है। क्यूपर बेल्ट प्लूटो के बाद मेघालयन युग, ये तो लिखवाया, मेघालयन युग लिखवाया होगा ना। हाँ, मेघालय में एक गुफा मिली है, उसके आधार पर हमने युग का निर्धारण किया, मेघालयन युग। फिर कॉपी देखें,
भूकंपीय विदर्भ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमको कुछ दरार मिली है। विदर्भ का मतलब हमेशा क्या समझो, दरार। हमें कई ऐसी दरारें मिली हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इनका संबंध भूकंप से है, लेकिन अतीत में यहां पर भूकंप के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसे दरार वाले क्षेत्र जहां पर एक लंबे समय से भूकंप नहीं आया हुआ है, वो भूकंपीय विदर्भ कहलाते हैं। तो दरारी क्षेत्र जिनका संबंध भूकंपों से जोड़ा जाता है। स्वेल लहरें, स्वेल कहते हैं ना, अगर कोई मिठाई करते तो स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग का मतलब फूल जाना। जब महासागरीय तरंग ऐसे फूल जाए पवन के प्रभाव में, आगे हम तरंग में देखेंगे, तो इन तरंगों को क्या कहते हैं? स्वेल, फूली हुई तरंग। ये तरंग देखेंगे तो आ जाए। ये हो गया यहाँ पर महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हेडिंग लिखो, महासागरीय जल की लवणता का वितरण। वही टॉपिक होगा ना, महासागरीय जल की लवणता का वितरण, है ना। हेडिंग लिखिए, महासागरीय जल की लवणता का वितरण, और उसमें भी एक सब हेडिंग डालो, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब है अक्षांशीय वितरण। अब थोड़ा इसे समझ लो, ये तो बड़ा आसान सा है। देखो, महासागरीय जल की जो औसत लवणता है वो 35 ग्राम प्रति हजार है। पहले ये ध्यान रखो आप, महासागरीय जल की जो लवणता है वो 35 ग्राम प्रति हजार है। ठीक। अब अगर हम यहां पर ये देखें, अगर हम यहां पर इक्वेटर वाला जोन देख लें 0 डिग्री, फिर हम यहां पर ले लें 30, फिर 60 और फिर 90, ऐसे देखें। हमने पूरी पृथ्वी नहीं बनाई, इससे काम चल जाएगा। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में वायु का क्या होता है? आरोहण होता है। यद्यपि यहां पर औसत वार्षिक तापमान ज्यादा है, यहां पर एवेपोरेशन भी ठीक ठाक होता है, लेकिन एवेपोरेशन से ज्यादा यहां पर प्रेसिपिटेशन है। इसलिए यहां पर सैलिनिटी में क्या है? कमी आ जाती है, और जो औसत लवणता 35 है उसकी तुलना में यहां 34 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वह उच्चतम वार्षिक औसत, या उच्चतम क्या कहा जाए कि यहां पर औसत वार्षिक तापमान उच्चतम पाया जाता है, किंतु यहां वर्षण की मात्रा वाष्पन से ज्यादा हो जाने के कारण यहां इसकी लवणता औसत से क्या है? कम पाई जाती है। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में लवणता का वितरण हो गया। फिर हम देख सकते हैं उपोष्ण कटिबंधों में, तो उपोष्ण कटिबंधों में यहां पर वायु का क्या होता है? अवतरण होता है। वायु का जब अवतरण होता है तो यहां बादलों का निर्माण नहीं होता, अतः यहां पर्याप्त सूर्यातप प्राप्त होता है। तो जब पर्याप्त सूर्यातप है तो यहां भी टेंपरेचर ठीक ठाक है, यहां पर भी एवेपोरेशन होता है, लेकिन यहां पर प्रेसिपिटेशन का स्तर क्या है? कम हो जाता है, क्योंकि वायु के अवतरण की प्रक्रिया के कारण। तो जब यहां प्रेसिपिटेशन कम है और एवेपोरेशन ज्यादा है तो यहां पर सैलिनिटी क्या है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहां सैलिनिटी जो है 36-37, मतलब औसत से अधिक लवणता का यह क्षेत्र बन जाता है। तो ये पूरे स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है ना? हवा उतरना, बादल न बनना, सूर्यातप का आना, वाष्पन का बढ़ जाना, लेकिन वर्षण का न हो पाना। तो वाष्पन अधिक है, वर्षण कम है, अतः यहां लवणता बढ़ जाती है। यह अधिकतम लवणता पेटी है, राइट। मैक्सिमम सैलिनिटी बेल्ट है यह, और लवणता 36-37 औसत से अधिक प्राप्त होती है। फिर जब हम 60-65 पे आते हैं तो अब यहां टेंपरेचर कुछ कम हुआ है, तुलनात्मक रूप में एवेपोरेशन भी क्या है? कुछ कम हुआ है, और यहां पर वाताग्रीय वर्षा मिल जाती है। वाताग्रीय वर्षा मिल जाती है, और जब वाताग्रीय वर्षा मिल जाती है तो अब यहां पर लवणता इक्वेटर से भी कम हो जाती है, राइट। अब यहां पर लवणता का स्तर लगभग 32-33, कहीं कहीं 33-34 में मिल सकता है, लेकिन 32-33 मच बेटर डेटा। तो अब यहां लवणता विषुवत रेखीय क्षेत्र से भी कम हो जाती है। अब अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र में देखें तो यहां तापमान और भी कम है, एवेपोरेशन और भी कम है, और यहां बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की सप्लाई बढ़ जाए, तब यहां पर लवणता सबसे कम हो जाती है, और यह लगभग 31-32 या 30-31 लिख सकते हो ग्राम प्रति हजार के रेंज में होती है। अतः यह न्यूनतम लवणता क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जब अक्षांशीय लवणता वितरण आपसे बोला जाए तो आप इन्हीं क्षेत्रों, विषुवत रेखीय क्षेत्र में लवणता, उपोष्ण कटिबंधों में लवणता, उपध्रुवीय क्षेत्र में लवणता और ध्रुवीय क्षेत्र में लवणता। अगर हम यहां पर ये कंडीशन देख लें, तो अगर हम यहां लवणता का एक ग्राफ बनाना चाहें तो ये हो गया यहां पर 0, यहां पर हो गया ये 30, यहां पर भी हो गया ये 30, फिर ये 60, फिर ये 90, 60, 90। तो यहां पर अगर हम चाहें तो एक लवणता का ग्राफ बन सकता है। लवणता यहां से यहां बढ़ रही है ना, 0 से यहां बढ़ी, और फिर उसके बाद कम होती जा रही है। और इसी तरह यहां पर इसको थोड़ा ऊपर, यहां से इसको ऊपर रखना पड़ेगा, यहां कम है। तो अब इसको अगर हम यहां पर देखें तो यहां से फिर बढ़ी, और फिर यहां से क्या है? कम होती चली जा रही है। तो 0 पर सामान्य से कम, यहां पर सबसे ज्यादा लवणता, ये इंक्रीजिंग सैलिनिटी, और यहां पर थोड़ा सा और नीचे आएगा, यहां पर लवणता इक्वेटर से कम, और यहां पर लवणता सबसे कम, राइट। तो कहीं ये ग्राफ दे, कहीं कुछ दे, इसको आप समझ सकते हो कि 0 पे लवणता औसत से कम है, 30 पे बढ़ती है, और फिर कम से कम होती चली जाती है। तो यह लवणता का अक्षांशीय वितरण है। इसमें लिखिए, देखिए लवणता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य, लवणता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य विषुवत रेखा से ध्रुवों तक लवणता प्रतिरूप से है, ध्रुवों तक लवणता प्रतिरूप से है, जिसका विवरण निम्नलिखित है, नंबर 1, सब हेडिंग देख लिख सकते हो, विषुवतीय क्षेत्र में लवणता, उच्चतम औसत वार्षिक तापमान, किंतु वाष्पीकरण की तुलना में
तुलना में वर्षण दर अधिक होने के कारण यहां लवणता औसत ब्रैकेट में 35 ग्राम प्रति हजार औसत से कम लगभग 34 ग्राम प्रति हजार प्राप्त होती है। उच्चतम औसत वार्षिक तापमान किंतु वाष्पीकरण की तुलना में वर्षण दर अधिक होने के कारण यहां लवणता औसत 35% से कम लगभग 34 ग्राम प्रति हजार प्राप्त होती है। नंबर 2, उपोष्ण कटिबंधों में लवणता वायु के अवतलन के अधीन स्वच्छ वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत सूर्यातप की पर्याप्त प्राप्ति, वाष्पीकरण की दर वर्षण दर की तुलना में उच्च होने से लवणता औसत से अधिक 36-37 ग्राम प्रति हजार प्राप्त होती है। स्वच्छ वायुमंडलीय नंबर 3, उपध्रुवीय पेटी में लवणता कम तापमान, सीमित वाष्पीकरण किंतु उच्च वाताग्री वर्षा, अतः लवणता स्तर प्राप्त होता है भी लिखने की जरूरत नहीं। लवणता स्तर 32-33 पुलिस। कम तापमान, सीमित वाष्पीकरण किंतु उच्च वाताग्री वर्षा, अतः लवणता स्तर 32-33 प्राप्त होता है। नंबर 4, ध्रुवीय कटिबंधों में लवणता न्यूनतम तापमान क्षेत्र, वाष्पीकरण की अत्यंत निम्न दर किंतु हिम के द्रवण से स्वच्छ जल की आपूर्ति, अतः न्यूनतम लवणता 31-32 ग्राम प्रति हजार प्राप्त होती है। तो बच्चों वाला है ना, आसान वाला। अब यहां पर हो सकता है कभी यूपीएससी आपसे वाष्पन और वर्षण का पैटर्न एक साथ डिस्कस करे। जो हमने वर्षण किया, ध्यान रखना। सापेक्षिक आर्द्रता का पैटर्न इसी के सहारे आप देख सकते हो। तो 3 पैटर्न यहां आ सकते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा और लवणता, 3 एक साथ यहां पर क्या होंगे, जुड़ेंगे, है ना। ये ध्यान रखना यहां पर। हाँ, चालीस डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच नहीं होता बेटा, 20 से 40 नॉर्थ साउथ के बीच कैसे हो जाएगा? बीच में इक्वेटर भी तो है, वहां कैसे हो जाएगा? होगा क्या वहां? हमने कहीं लिखाया क्या? लिखाया तो माफी से वापस लेंगे, लिखा होगा। ये तो सत्य वचन है, 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, ये तो सत्य वचन है। लेकिन अब इसमें हवा उतरती है दोनों के बीच में, ये गलत वचन है। हवा कहां से कहां उतरेगी? हवा 20 से 40 है ना, 20 उपोष्ण, उसके बीच तो उठेगी, तो वाला इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? आगे बढ़े। इसमें लवणता का बर्फ जमने का ये ध्रुवीय क्षेत्र में आएगा। जब बर्फ जमेगी तो बढ़ जाएगा, जब पिघलेगी तो। आजकल बर्फ क्या हो रही है, है ना। अच्छा, भारत में देखो आजकल हसीना मैम आई हुई हैं, तो वो कई नदी समझौता करके जाएंगी, है ना। पढ़े रहना, वो कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला होगा। अभी नहीं तो अगली बार पूछा जाएगा, है ना। तो जब दोनों लोग मिले तो मुझे वही लगा, एक हसीना एक दीवाना टाइप का है। नहीं। और इसके अलावा मोदी साहब पूनो भी जा रहे हैं। पूनो, यू नो वेयर इज पूनो, है ना। प्रोजेक्ट चीता भूल गए,
इस पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा प्रोजेक्ट चीता देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल के समय में जिब्राल्टर को सिटी घोषित किया है उसने, यूके ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स वाले जरूर देख लेना, है ना। तो जितनी उधर की रिवर, पूरी नॉर्थ ईस्ट की रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, पूरे यहाँ इवन तो मान लो बराकर से लेकर के बराक तक ये पूरी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो थोड़ा ध्यान रखना इन रिवर्स का, जो कुछ भी आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन के चांस बनेंगे, है ना। चलो ये हो गया यहाँ पर क्षैतिज वितरण। अब लिखो लंबवत वितरण, लंबवत वितरण, ये वितरण देख ले, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब यहां पे आप एनसीईआरटी मत फॉलो करना, यहां पर एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट सही नहीं दिया है, इस वाले में एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो मत करना। देखो क्या यहां पर जब हम गहराई के साथ लवणता देखते हैं तो हमारे पास देखो दो जोन है, एक लो लैटिट्यूड है और एक यहां पर हाई लैटिट्यूड। तो यहां लो लैटिट्यूड में थोड़ा आप ग्राफ की स्टडी करो तो यहां पर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है ना ऊपर, और नीचे डेप्थ यहां पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप लो लैटिट्यूड में पैटर्न देख रहे हो, पहले पैटर्न देखो, तो लो लैटिट्यूड में सैलिनिटी क्या हो रही है, गहराई के साथ, गहराई के साथ कम हो रही ना। ये पहले देखो यहां लगभग स्थिर है, फिर यहां तेजी से कम हुई और फिर क्या है, स्थिर, राइट। तो निम्न अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है, इसका प्रोसेस समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज घूमोगे। तो यहां पर प्रोसेस क्या है, जो ऊपर वाला पानी है, हमेशा याद रखो कि महासागरीय जल के तापमान का भी जो स्रोत है वो सूर्यातप ही, तो इसलिए सबसे गर्म पानी जो होता है ऊपर के 200 मीटर में ही मिलता है, और अधिकतम अगर हम तापमान मान मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा तो 500 मीटर है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो जहां हम लोगों ने थर्मोक्लाइन लेयर देखी थी, थोड़ा याद करो, तो यहां पर 200-300 मीटर तक तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो यहां जब तापमान ज्यादा होता है तो इस ऊपर वाले क्षेत्र में पदार्थों का घुला जाना और प्लस वाष्पन दोनों क्रिया हो रही होती है। तो मान लो यहां पर कोई एक जल है, इसकी लवणता बढ़ गई, जब लवणता बढ़ गई तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे बैठेगा, भारी होकर क्या होगा, नीचे बैठेगा। तो हमको लगता है कि नीचे लवणता ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम, ऐसा नहीं। जब तक ये नीचे बैठेगा तब तक ऊपर फिर से पदार्थ घुल जाएंगे और वाष्पीकरण हो जाएगा, तो नीचे वाले की तुलना में ऊपर लवणता फिर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो निम्न अक्षांशों में लगातार ऊपरी परत में पदार्थों के घुलने और वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है, तो इसलिए जो लवणता बैठती है उसकी तुलना में यहाँ लवणता का स्तर लगातार हाई क्या होता है, मेंटेन रहता है। और जबकि यह पानी जब नीचे पहुंचता है तो नीचे तापमान कम है, तो इस प्रक्रिया में इसके घुलने की क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो उच्च निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक लवणता ऊपर ही पाई जाएगी, और गहराई में चलने पर लवणता में क्रमशः कमी आएगी, और एक गहराई के बाद लवणता क्या है, स्थिर, क्योंकि तापमान ही क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। थोड़े बहुत परिवर्तनों को नहीं ध्यान देते हैं, नहीं तो फिर लवणता क्या है, स्थिर हो जाती है। इसीलिए जब हम निम्न अक्षांशों पे लवणता का ग्राफ बनाते हैं विद डेप्थ, तो यहां पर पहले ऊपर तक लवणता वही लगभग बनी है, लेकिन इस वाली परत में तेजी से क्या होती है, कम होती है। अब वो थर्मोक्लाइन थी, ये हैलोक्लाइन, ये क्या है, हैलोक्लाइन, राइट। तो यहां पर एक परत आती है हैलोक्लाइन परत, जहां निम्न अक्षांशों में बहुत तेजी से या अति तीव्रता से लवणता में कमी आती है, और फिर इसके बाद लवणता स्थिर हो जाती है। पहले बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया, पीछे तक हमारे में पक्का नहीं समझ में आया, मत समझो आज तक। देखो क्या है, बात समझो, यहां पर ऐसे बात समझो। अगर हम ये देख लें निम्न अक्षांश में, मान लो ये 3 परतें हैं, लेट अज्यूम 3 परतें, तो लवणता के घोलने आदि की प्रक्रिया हमेशा कहां होगी, अपर लेयर में ज्यादा, क्योंकि ये एक एक्टिव लेयर जैसी है, यहां टेंपरेचर सबसे ज्यादा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सब यहीं पे हो रहा है एक तरह से, राइट। तो सामान्यतः जब यहां लवणता बढ़ती है तो यह पानी भारी हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई, पानी भारी हुआ, राइट। तो जब यहां पर पानी भारी हो गया तो ये पानी क्या होगा, नीचे बैठेगा। जब ये नीचे बैठेगा तो हमारे दिमाग में आता है कि चूंकि भारी पानी नीचे बैठा है तो इसकी लवणता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब हम ये सोच रहे होते हैं तो हम ऊपर होने वाली क्रियाओं को रोक देते हैं, जबकि ऊपर वाली जो लेयर है वो लगातार लवणों को क्या कर रही होगी, घोल रही होगी, पदार्थों को घोल रही होगी, क्योंकि इसका टेंपरेचर यहां से कहीं जाता है, क्योंकि इस वाले में टेंपरेचर बहुत तेजी से क्या है, कम हो जाता है। तो जो इसको लवणता मिली है ऊपर से केवल वही जा रही है, और जबकि यहां पर फिर यह जल को घोलने लगता है, क्योंकि यहां का पानी स्थिर नहीं होता, यहां का पानी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, हाईएस्ट टेंपरेचर वाला होता है, वाष्पीकरण की दर भी यही सब हो रही होती है। तो जब तक यह नीचे जाता है यह फिर से लवणों को घोल लेता है, और इसकी सैलिनिटी नीचे वाले से क्या है, अधिक हो जाती है। और यही कारण है निम्न अक्षांशों में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सर्वाधिक लवणता हमको ऊपर मिलती है, और गहराई के साथ लवणता में क्या है, कमी आती है, और एक गहराई के बाद लवणता स्थिर हो जाती है। चल हाँ प्लीज बैठ, पूछो। नहीं, कारण क्या है, कारण क्या है, यहां पर जो लगातार नीचे सप्लाई हो रही है वह नीचे परतों में जाकर जमा होकर कुछ तो बन रही होगी ना, कन्वर्जन में होगा किसी और चीज में। जो चीज ऊपर से नीचे तली तो बैठेगी, वहां चट्टानों का निर्माण करेगी, जीव जंतु वहां कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो प्रक्रिया हमने कल कहा था। लवणता का एक बजट चलता है, लवणता क्या होता है, एक बजट चलता है। तो जब हम यहाँ नीचे इस परत के अंतर्गत आएंगे तो आप यहां से यहां तक चलेंगे तो लवणता आपको अराउंड 35 मिल रही होगी। क्यों, क्योंकि लवणता यहां रुकेगी नहीं, वो क्या होगी, नीचे चलेगी, और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या कर रहा होगा, ले जा रहा होगा। तो यहां पर लगातार एक निश्चित मात्रा लवणता की क्या है, मेंटेन हो जाएगी, है ना। हम ये सब मान के चलते हैं कि सब स्थिर हो गया है, स्थिर नहीं है, यहां पर एक चक्र बना हुआ है, और उस चक्र के अंतर्गत ये चीज क्या है, स्थापित होती है। क्लियर, अब ये हो गया यहां पर। अब हम अगर यही उच्च अक्षांशों की तरफ चलें तो उच्च अक्षांशों में ऊपर वाले भाग में अगर कहीं बर्फ वगैरह ये सब जमी है तो सामान्यतः ऊपर टेंपरेचर कम होता है, नीचे चलने पर टेंपरेचर बढ़े। तो इस कंडीशन में यहां पर लवणता कम होगी, लेकिन कुछ गहराई तक लवणता में क्या है,
वृद्धि हो जाएगी, और फिर उसके बाद लवणता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, राइट। तो जो निम्न अक्षांशों पे मिलता है उसकी उल्टी दशा, क्योंकि ऊपर सबसे ठंडा पानी, उसके नीचे का पानी अपेक्षाकृत कुछ अधिक टेंपरेचर पे हो सकता है, तो नीचे टेंपरेचर ज्यादा होने पर नीचे वाले की घोलने की क्षमता ज्यादा है और ऊपर वाले की घोलने की क्षमता कम है, अतः ऊपर सैलिनिटी कम है और नीचे सैलिनिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसमें भी एक सीमा के बाद सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए महासागरों में गहराई के साथ लवणता और गहराई में वृद्धि के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, और अगर कोई संबंध स्थापित करना है तो हमें मानना पड़ेगा गहराई के साथ लवणता में कमी आती है। वृद्धि वाला पैटर्न मत ध्यान रखना। एनसीईआरटी वृद्धि देती है जो कि एक सामान्य एरर है जो लोग सोचते हैं जैसा। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें सही दिया हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी में उसने वृद्धि का पैटर्न दे दिया है जो कि सही नहीं है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि गहराई के साथ, गहराई और लवणता के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। विभिन्न अक्षांशों में विभिन्न दशाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं, और जैसे हमने तापमान की 3 लेयर ली थी, यहाँ भी हम 3 लेयर ले लेंगे। एक लेयर हो जाएगी ऊपरी परत जिसे हम मिश्रण परत कहेंगे, मिक्सिंग लेयर, एक हैलोक्लाइन हो जाएगी और एक निचली परत हो जाएगी। हम हैलोक्लाइन में बोलेंगे कि यहाँ पर गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, हम ये नहीं कहेंगे वृद्धि होती है कमी, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर तीव्र परिवर्तन। उच्च अक्षांश है तो तेजी से कमी आएगी, अच्छा निम्न अक्षांश है तेजी से कमी आएगी, उच्च अक्षांश है तो तेजी से वृद्धि होगी, राइट। इसमें लिखो गहराई, महासागरों में, महासागरों में गहराई में वृद्धि के साथ, गहराई में वृद्धि के साथ लवणता का कोई निश्चित प्रतिरूप, कोई निश्चित प्रतिरूप स्थापित नहीं किया जा सकता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न अक्षांशों पर, विभिन्न अक्षांशों पर गहराई में वृद्धि के साथ, गहराई में वृद्धि के साथ लवणता का निम्नलिखित प्रतिरूप, निम्नलिखित प्रतिरूप प्राप्त होता है। नंबर एक, निम्न अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में कमी आती है। अब यहाँ 0 पे डैश करके फिर हमने 5-5 के अंतराल पे ले लिया है, तो 20, 25, 30, 35, 40, राइट। डैश का मतलब है कि 5-5 के अंतराल में और मौजूद है। अब यहाँ 300 मीटर क्या है, हमने वहां पर थर्मोक्लाइन 500 पे ली थी, हमें यहाँ पर लगभग 300 मीटर से ही बात करनी पड़ती है। कहने को तो हम 500 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ 300 मीटर से 1000 मीटर की लेनी है, तो यहाँ पर हम 300 मीटर वाले उस पर आते हैं। तो यहाँ पर मान लो सतह पर लगभग, अगर उपोष्ठ तक भी ले लेंगे तो 36-37 के आसपास रहती है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो 300 मीटर की गहराई तक तो एक जैसी लौटता है, और फिर इसके बाद इसमें इकाई क्या है, कमी आएगी, और इसके बाद फिर ये यहाँ पर स्थिर हो जाए। 35 तक इतना भी आप डाउन ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नीचे उससे कम भी जा सकती है। और फिर जब यहां पर उच्च अक्षांश के उस पे आओगे, लिखे रहना, इसमें एरो ऐसे कर दो, बढ़ती लवणता, लवणता के स्तर का टेंशन ही न्यूनतम। कीप के आकार का या फिर शैंपेन के ग्लास जैसा आकार आता है इसमें, देखो फिल्म वाला ग्लास, ऐसे शैंपेन ग्लास शेप ही कहते हैं, इसका नाम ही वही। भारत में है तो कीप के आकार का, देखो इसके नीचे बना लो। हाँ जो है देखो 300 से चेंज हुआ और कहां तक आया, लगभग 1000, है ना। यही हमारी हैलोक्लाइन लेयर होगी, वहां हमने 500 लिया था, यहां कहां से शुरू हो जाता है 300, क्योंकि अधिकतम टेंपरेचर ना हमारा 200 मीटर तक ही ज्यादा होता है लवणता के संदर्भ में ना। हो गया, देखो नीचे पॉइंट लिखा था ना, देखो पॉइंट 2 नंबर 2,
उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में वृद्धि का प्रतिरूप प्राप्त होता है। लवणता में वृद्धि का प्रतिरूप प्राप्त होता है। उपरोक्त प्रतिरूपों के आधार पर लवणता निर्धारण के क्रम में महासागरीय जल की तीन परतों का निर्धारण किया जा सकता है। ये बना लो आप, 300/500 भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है यहां पर। आप इसको भी लिख सकते हो एपी हेलाइन, मेटा हेलाइन, हाइपो हेलाइन, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। जो ऑप्शनल के बच्चे हैं, अगर ज्योग्राफी कुछ बच्चा ऑप्शनल का है तो इसमें शर्मा बटल की किताब पढ़ेगा। शर्मा बटल ही अच्छी है, या फिर वही अपने जो एक डीएस लाल साहब हैं, नहीं तो शर्मा बटल, डीएस लाल ने भी शर्मा बटल का ही ट्रांसलेशन किया है। मिश्रण परत, हैलोक्लाइन, निम्नतम परत, इसमें लिखो। तो मिश्रण परत में क्या, मिश्रण परत सबसे ऊपरी परत है। मिश्रण परत सबसे ऊपरी परत है जिसका विस्तार सागर की सतह से 300 मीटर की गहराई तक होता है। सागर की सतह से 300 मीटर की गहराई तक होता है। ऊपर की सतह कह रहा हूं, नीचे की मत समझना। 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक, 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक हैलोक्लाइन परत होती है। हैलोक्लाइन परत होती है जहां लवणता में सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है। सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है। इसके उपरांत लवणता स्थिर हो जाती है। फुल स्टॉप। अब एक बात याद रखना, अब महासागर में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां लवणता एक जैसी है और उनको मिलाती हुई कोई रेखा खींच दें, कैसी भी हो सकती है, राइट, कोई भी रेखा खींच दें तो उसको आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहेलाइन। महासागर में जहां जहां समान लवणता है, लवणता एक जैसी है, उसको मिलाती हुई कोई काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है तो वो रेखा क्या कहलाएगी, आइसोहेलाइन। ये बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहां पर लवणता का वितरण। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर महासागरीय जल की लवणता हो गई। सर महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण पुनः समझाने की कृपा करें। देख लो एक बात, किसी के साथ देख सकते हो। सामान्यतः निम्न अक्षांशों पे जब होगा तो जब आप चलेंगे तो 500 मीटर तक लगभग एक जैसा टेंपरेचर, थोड़ा बहुत वेरिएशन, फिर तापमान में कमी आएगी और फिर तापमान स्थिर रह जाएगा। तापमान स्थिर क्यों हो जाता है, क्योंकि अंदर की दशाओं में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, संपर्क नहीं है बाहर से, हीट का ट्रांसफर बड़े मुद्दे पे नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो जो तापमान है तो सबसे ऊपर वाली परत जो हो जाती है एपिलिनियन, और जहां सर्वाधिक परिवर्तन होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है, और सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हाइपोलिनियन कहते हैं। तो निम्न अक्षांशों में तीनों परतें साल भर रहती हैं, अर्थात निम्न अक्षांशों में तापमान में गिरावट की यह दर वर्ष भर देखी जाती है। उच्च अक्षांशों में यहां पर सामान्यतः एक समान तापमान की दशाएं हो सकती हैं। हाँ, बर्फ आदि के जमने के क्रम में फिर यहां पर तापमान प्रतिलोमन की भी दशा मिल सकती है, जहां पर तापमान ऊपर कम होगा, नीचे क्या होगा, बढ़ेगा और फिर उसके बाद स्थिर हो जाएगा। तो उच्च अक्षांशों में तापमान प्रतिलोमन की दशाएं प्राप्त होती हैं। मध्य अक्षांश है तो मध्य अक्षांश में गर्मियों में थर्मोक्लाइन आ जाती है, तो मध्य अक्षांश में गर्मियों में वही प्रतिरूप होगा जो निम्न अक्षांशों में मिलता है, लेकिन सर्दियों में फिर यहां सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी, तापमान कम मिलेगा। तो अब इसका प्रतिरूप वैसा ही हो सकता है जैसा कहां है, उच्च अक्षांशों में। तो गर्मियों में थर्मोक्लाइन मिलेगी तो गर्मियों में निम्न अक्षांशों की तरह, सर्दियों में उच्च अक्षांशों की तरह पूरे जगह तापमान एक जैसा हो सकता है। तो यही यहां पर प्रतिरूप है। अब ऊपरी निचली तो ऑलमोस्ट थर्मोक्लाइन का है, तो सब एक तरह से। मध्य अक्षांशों में सर्दियों के तापमान की गहराई का ग्राफ बेटा ये होगा। हाल ही में पृथ्वी के घूर्णन में 57 सेकंड, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चार्ल्टर प्रभाव। बेटा चार्ल्टर प्रभाव कोई नहीं होता, चांडलर होता है, पढ़ के आओ, आगे देखेंगे कहीं, ठीक है। चलो अब हेडिंग लिखो, लवणता का महत्व, महासागरीय जल की लवणता का महत्व। अब लवणता का महत्व अगर देखें तो सबसे पहली बात यहां पर लवणता का महत्व जो होता है वह महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर
क्योंकि प्रत्येक जीव लवणता के एक निश्चित स्तर पर ही अनुकूलित होता है, एक निश्चित स्तर पर ही उसकी सभी शारीरिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तो इसके अंतर हो जाने पर, इसमें वेरिएशन हो जाने पर महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और जैव विविधता की बड़े पैमाने पर क्या है, क्षति हो सकती है। कोरल रीफ को नुकसान पहुंच सकता है, इवन दो मैंग्रोव जो कि लवणता को सह लेते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो पूरा मरीन इकोसिस्टम या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र दुष्प्रभावित होगा, राइट। और इसका इंपैक्ट आगे मानव को भी देख लेंगे। तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, फिर इसके बाद महासागरीय जल का घनत्व, इस पर प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः लवणता से घनत्व में वृद्धि होती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं पर प्रभाव, महासागरीय धाराओं पर प्रभाव। अब देखो क्या है, जहां लवणता ज्यादा हो जाती है और पानी भारी होता है तो सतह पर नीचे बैठने की कोशिश करता है, और जहां लवणता कम होती है तो वहां पर पानी क्या होता है, ऊपर होता है। वाटर लेवल चेंज होता है तो वैसे ही महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में लवणता भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक। इसके अलावा महासागरीय जल, महासागरीय जल के क्वथनांक और हिमांक में परिवर्तन, या क्वथनांक व हिमांक पर प्रभाव। इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये वेरिएशन हो जाता है, इसके कारण सामान्य जल से अलग तरीके का ये बिहेव करता है। फिर अब एक बात ध्यान रखना, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उससे सैलिनिटी बढ़ती है, लेकिन जब सैलिनिटी बढ़ती है तो फिर वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, वाष्पीकरण से लवणता बढ़ेगी, लेकिन जब लवणता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर लवणता और लवणता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। अब इससे भी समझ सकते हो, अगर लवणता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करेगी और लवणता ज्यादा हो गई, वाष्पीकरण कम हुआ, तो जो तटीय क्षेत्र था वहां पर आर्द्रता आदि की दशाएं बदल जाएंगी, अर्थात वहां कम वाटर वेपर पहुंचेगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वहां वर्षा की दशाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो जो इसका इंपैक्ट होगा वह तटीय मौसमी दशाओं पर हो सकता है, राइट। इसका इंपैक्ट जो होगा लवणता का तटीय मौसमी दशाओं पर प्रभाव। तो इसमें लिखना कि यह तटीय क्षेत्र में आर्द्रता, वर्षण आदि की दशाओं का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट, लवणता अधिक होने के कारण घनत्व अधिक होता है, और यही कारण है, सामान्य जल से घनत्व ज्यादा होता है, यही कारण है कि उसमें बड़े बड़े जलयान, बहुत भारी जलयान आसानी से क्या है, तैर सकते हैं। जैसे डेड सी है, डेड सी इसलिए कहते हैं सामान्यतः क्योंकि सैलिनिटी बहुत है, तो वहां पर कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, लेकिन बैक्टीरिया वहां पे मिलते हैं कुछ, वो इतना डेड नहीं है जितना डेड कहा गया है, लेकिन आप वहां कोई आप हत्या करना चाहे नहीं कर सकता, डूबेगा ही नहीं, उसमें आप आराम से लेट के पेपर पढ़ सकते हो, आप लेटे रहो पेपर पढ़ सकते हो। कारण क्या है, डेड सी जो है वो एरिड जोन में है, डेड सी इजराइल वाला जो क्षेत्र है वहां एरिड जोन में है, शुष्क क्षेत्र में है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर, तो उसमें एक नदी आकर के गिरती है तो वहां पानी की सप्लाई करती है, लेकिन वहां गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा सूखता है, जब वो सूखता है तो वहां नीचे से फिर क्या है, साल्ट बहुत सारे आ जाते हैं, और ये घटना कई करोड़ों साल से चल रही है। तो करते करते वहां खूब सारा लवण क्या है, घुल गया है ना। तो बहुत हाई सैलिनिटी वाटर है वहां पर, तो जो हाई सैलिनिटी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो फिर कोई चीज में डूबती नहीं है, आसानी से क्या करती है, फ्लोट करती है। तो इसलिए महासागरों में भारी जलयान भी आसानी से तैर जाते हैं, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व अधिक होने में लवणता का योगदान है, इसलिए समुद्री परिवहन में योगदान, समुद्री परिवहन में योगदान। फिर नमक निष्कर्षण, नमक निष्कर्षण जैसे आर्थिक क्रियाकलापों, नमक निष्कर्षण जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, ऐसे लिखो सिंपल। बाकी आपका होमवर्क तो है ये वाला, गो टू द इंटरनेट। कल गए थे वो टेम्परेचर वाला, कुछ मिला, लिखे, घर नहीं पहुंच रहा तुम लोग, ढूंढो कुछ चीजें ढूंढो। मैं देखो क्या करो, नेट पे जाओ, नेट पे टाइप कर सकते हो एनवायरमेंटल न्यूज रिलेटेड विद ओशंस, तो कुछ बहुत अच्छी साइट खुल के आती है और वहाँ ओशंस की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, है ना। टेम्परेचर आप लिख ही लेते हैं, क्रम में जितना लिखा है उतना लिखा हुआ है क्या उसमें, और आप लोगों ने ऐड नहीं किया ना, आज जाके ऐड करोगे, है ना। दोनों में चीजों को ऐड करो, देखो। तो ये यहां पर हो गया लवणता। अगर लिखो महासागरीय जल का अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियानिक वाटर, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियानिक वाटर। दो ही चीज पढ़नी है, क्या है और क्या इंपैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये क्या है और क्या इसका इंपैक्ट है। ठीक है, देखो इसमें लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। देखो इसमें महासागरीय जल के अम्लीकरण से, महासागरीय जल के अम्लीकरण से आशय, महासागरीय जल के अम्लीकरण से आशय इसके पीएच मान में, इसके पीएच मान में होने वाली निरंतर कमी से है, होने वाली निरंतर कमी से है।
सन 1751 में, सन 1751 1751, सन 1751 में महासागरीय जल का पीएच मान 8.25 था, 8.25 था, जो सन 2020 में घटकर 8.1 रह गया है, घटकर 8.1 रह गया है, 8.1। पीएच मान में होने वाली इस कमी, पीएच मान में होने वाली इस कमी के लिए मानवोद्भिद एंथ्रोपोजेनिक होने वाली इस कमी के लिए मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड, मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को उत्तरदायी माना गया है, वर्षा जल वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, यह अम्ल महासागरों में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता में, कंसंट्रेशन की सांद्रता में वृद्धि करता है। H2O plus CO2 H2CO3 ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो। H2CO3 gives H+ plus SCO3, चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ाना मत लेकिन H+ plus CO3 minus 2, तो यहाँ 2H+ करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा भी एक फर्दर स्टेप मिल जाता है, लेकिन ये 2 काफी है ना, ये जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना। एक समझाने के लिए अगर कहीं आपको ध्यान आता है तो आप ये लिख सकते हो। देखो क्या होता है यहां पर, अगर pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल, उदासीन, 7 से कम हो जाता है तो एसिडिक की तरफ जाता है, और ज्यादा हो जाता है तो यह बेसिक की तरफ जाता है, राइट, अम्लीय और क्षारीय। महासागरीय जल जो है वो क्षारीय, अभी भी क्षारीय है, लेकिन उसकी क्षारीयता में लगातार क्या है, कमी आ रही है। पीएच वैल्यू देखें तो पीएच वैल्यू लगातार उसकी कम होती जा रही है, और कम होने के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो यह है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ी है। यद्यपि कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, एक वीक एसिड है, H2CO3 एक वीक एसिड है, इसका इंपैक्ट इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन मान लो एक बाल्टी पानी है और उसमें एक चुटकी नमक डालोगे, अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एक चुटकी नमक आप 3 अरब साल तक डालते रहो तो अल्टीमेटली तो इंपैक्ट आएगा कुछ ना कुछ। तो वही चीज यहां पर हो रही है कि कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है जिसका कम समय में कम मात्रा में प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन यहां यह लगातार महासागरों में पहुंचा है। और 1751 के बाद एक मोटे तौर पर 1750-60 ले लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद का दौर है, और तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, तो पहुंचने वाले कार्बोनिक अम्ल की मात्रा में भी क्या है, वृद्धि हुई है। जो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एंथ्रोपोजेनिक CO2 है, उसका अराउंड 25 से 30% हिस्सा जो होता है वो जलीय तंत्र अवशोषित करते हैं। लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं और ओशन है, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा महासागरों में पहुंचता है। महासागरों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि शुरू में भी कार्बन डाइऑक्साइड याद है, और पानी बरसा था, फिर वो महासागरों में गया और वो कार्बोनेट वगैरह के रूप में क्या है, मौजूद है तली में। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो महासागर में, लेकिन कुछ ऐसी उल्टी रिएक्शन शुरू हो रही है कि जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होगा तो आफत हो जाएगी। तो महासागर जो है वो कार्बन के बहुत बड़े, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े सिंक हैं, राइट, लेकिन किसी भी चीज को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो यहां पर वर्तमान में लगातार मानव द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है वो बढ़ा है, कार्बोनिक एसिड की मात्रा भी वहां बढ़ी है, और अंदर जाके जो ये क्रिया होती है उसने H+ आयनों की सांद्रता में क्या की है, वृद्धि की है। इसलिए महासागरीय जल के पीएच मान में लगातार क्या है, कमी आ रही है, राइट। हमारे लिए ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत मात्रा, थोड़ा बहुत कम आया, 8.24 से 8.1 आ गया, क्यों इतना सोर्स रहा है, कई प्रजातियां गायब हो गई हैं, कुछ को ये फायदा हुआ है, लेकिन एक दो को फायदा हुआ है। अब जैसे यहाँ एसी का टेंपरेचर और कम कर दिया जाए, एक दो को तो मजा ही आएगा, हाँ ठीक खूब ठंडा हो गया है, लेकिन अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, तनाव में आ जाए, एटलीस्ट तनाव में तो आ जाएंगी, है ना। तो उसी तरह है कि कुछ, जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए खतरनाक थोड़ी रहेगी, अभी तो बहुतों के लिए ठीक ही चल रहा है, जल्दी फसल हो जाएंगी, जल्दी उत्पादन हो जाएगा, राइट, लेकिन कब तक, एक समय के बाद जब टेंपरेचर और बढ़ेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो शुरुआत में अभी जब यहाँ पर ये H+ बढ़ रहे हैं, एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, अगर हमने अभी नहीं रोका तो ये रुकेगा नहीं, और अब जीवों पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इसलिए एक चिंता का बड़ा विषय हो जाता है कि पीएच मान में आने वाली कमी। तो एसिडिफिकेशन का सीधा मतलब है महासागरों के जल के पीएच मान में होने वाली कमी, उसके लिए मुख्य उत्तरदायी तो मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिससे महासागरों में कार्बोनिक अम्ल का पहुंचना और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में होने वाली वृद्धि है, राइट। देखो महासागरीय जल के अम्लीकरण के, महासागरीय जल के अम्लीकरण के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं।
निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, पीएच मान में होने वाला परिवर्तन। पीएच मान में होने वाला परिवर्तन कई प्रजातियों के जीवों की उपापचयी क्रियाओं और प्रजनन शक्ति को दुष्प्रभावित कर रहा है, जो महासागरीय जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। नंबर 2, ऐसे जीव जो चूने के प्रयोग द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने के प्रयोग द्वारा अपने बाह्य कवच, एक्सोस्केलेटन, जैसे शंखमीन है, घोंघा है, ये सब चूने द्वारा अपने बाह्य कवच का निर्माण करते हैं। उनके बाह्य कवचों के नष्ट होने की संभावना बढ़ गई है। उनके जो कवच हैं वो भूल जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाल विरंजन की घटनाओं में वृद्धि। नेक्स्ट, एक अध्ययन के अनुसार महासागरीय जल के पीएच मान में होने वाली कमी, महासागरीय जल के ध्वनि एकॉस्टिक क्वालिटीज, ध्वनि के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाएगी, तथा ध्वनि महासागर में अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकती है, जो महासागरीय जीवों के लिए ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विद्वानों के अनुसार अम्लीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रजातियों में उत्परिवर्तन को जन्म देगी। म्यूटेशन, बड़े पैमाने पर चेंज हो जाना, उत्परिवर्तन को जन्म देगी, जिससे प्रजाति के जीवों के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला परिवर्तन तटीय क्षेत्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियों को दुष्प्रभावित करेगा। तटीय पर्यटन में कमी आएगी, तथा वैश्विक स्तर पर विविध संघर्षों का जन्म होगा। फुल स्टॉप। दो तरह के लोग हैं, एक इंडिजिनस लोग हैं, जैसे मान लो आर्कटिक में जो रह रहे हैं, जो टुंड्रा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ओशन ही सब कुछ है, क्योंकि वो महासागरीय क्षेत्र के आसपास ही मत्स्यनाद द्वारा अपना जीवन बिता रहे हैं। एसिडिफिकेशन होगा तो वहां के मत्स्यनाद पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, और उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। तो एक तरह से उन जो मूल निवासी हैं वहां के, जो ओशियानिक रिसोर्सेज पे निर्भर करते हैं, उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा और पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज है, तटीय क्षेत्रों में जो रिसोर्स कम होंगे, तो तटीय क्षेत्रों में निर्धनता,
और तरह की कई समस्याएं बढ़ेंगी। टूरिज्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जहां लोग कोरल रीफ वगैरह देखने जाते हैं, जो वहां का जो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो सारा खत्म हो जाएगा, लोग वहां नहीं जाएंगे। तो फिर वहां की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो जीविकोपार्जन के जितने उपाय हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। हम फ्यूचर में महासागरों को अपने संसाधन के रूप में, बड़े संसाधन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब महासागर ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे फ्यूचर के संसाधन भी दांव पे लगे हुए हैं, राइट। तो इस तरह की कई चुनौतियां हैं। और फिर महासागरों के कहा जाए कि महासागरों का जो उपयोग के लिए उपस्थित क्षेत्र होगा वो सीमित हो जाएगा, और जब अगर वो सीमित हो रहा है तो फिर निश्चित तौर पर वहां और संघर्षों की क्या होगी, स्थिति बनेगी, राइट। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है, इट इज नॉट ओनली द चेंज इन क्लाइमेट, इट इज चेंज इन एंटायर अर्थ। इसलिए बड़ा खतरनाक है। जैसे कहते हैं कि ये ट्विन एविल लेके आता है, ट्विन एविल अपने को तो खराब कर ही रहा है, बाकी को भी नहीं छोड़ रहा है। तो प्रभाव इसके बड़े व्यापक है। एसिडिफिकेशन की हाल के दिनों में चर्चा ज्यादा है। आज से चर्चा हुई थी लगभग 2010 में, और उसके बाद अभी 2020 में जो रिपोर्ट आई है एसिडिफिकेशन पर, उसके बाद इस पर चर्चा ज्यादा हुई है। तो ये एक बर्निंग टॉपिक है ना। तो करंट अफेयर में इसमें देखते रहना जो कुछ दिखाई पड़े। अब देखो महासागरीय धाराएं, मैं चलेंगे कोरल रीफ, इसके बात करेंगे। देखो महासागरीय धाराएं, पहले महासागरीय धाराएं कर लें, फिर तरंगे कर लेंगे, फिर ज्वार भाटा, ओशियानिक करंट्स। इसमें इतनी चीजें हैं, परिभाषा, फिर उत्पत्ति के कारण, फिर है यहां पर विभिन्न महासागरों की धाराएं, विभिन्न महासागरों की धाराएं, और फिर है महत्व। परिभाषा, उत्पत्ति के कारण, विभिन्न महासागरों की धाराएं, और फिर उसके बाद महत्व। पीटी में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लवणता से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तापमान से भी नहीं पूछा है। तापमान से पीटी में पूछा है, मेंस में नहीं पूछा है, तो मेंस में यहाँ से आने के चांस तापमान से बने। ये सारी चीजें होंगी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स वाले जरूर देख लेना, है ना। तो जितने उधर की रिवर, पूरी नॉर्थ ईस्ट की रिवर इंपॉर्टेंट हो गई, पूरे यहाँ इवन तो मान लो बराकर से लेकर के बराक तक, ये पूरी इंपॉर्टेंट हो गई। तो थोड़ा ध्यान रखना इन रिवर्स का, जो कुछ भी आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन के चांस बनेंगे, है ना। चलो ये हो गया यहाँ पर क्षैतिज वितरण। अब लिखो लंबवत वितरण। लंबवत वितरण, ये वितरण देख ले, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी मत फॉलो करना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट सही नहीं दिया है। इस वाले में एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो मत करना। देखो क्या है, यहाँ पर जब हम गहराई के साथ लवणता देखते हैं तो हमारे पास देखो दो जोन है, एक लो लैटिट्यूड है और एक यहाँ पर हाई लैटिट्यूड। तो यहाँ लो लैटिट्यूड में थोड़ा आप ग्राफ की स्टडी करो, तो यहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है ना ऊपर, और नीचे डेप्थ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन आप लो लैटिट्यूड में पैटर्न देख रहे हो, पहले पैटर्न देखो, तो लो लैटिट्यूड में सैलिनिटी क्या हो रही है, गहराई के साथ कम हो रही ना। ये पहले देखो यहाँ लगभग स्थिर है, फिर यहाँ तेजी से कम हुई, और फिर क्या है, स्थिर, राइट। तो निम्न अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में कमी आती है। इसका प्रोसेस समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज घूमोगे। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है, जो ऊपर वाला पानी है, हमेशा याद रखो कि महासागरीय जल के तापमान का भी जो स्रोत है वो सूर्यातपी, तो इसलिए सबसे गर्म पानी जो होता है ऊपर के 200 मीटर में ही मिलता है, और अधिकतम अगर हम तापमान मान मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, तो 500 मीटर है, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो जहाँ हम लोग थर्मोक्लाइन लेयर देखी थी, थोड़ा याद करो, तो यहाँ पर 200-300 मीटर तक तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ जब तापमान ज्यादा होता है तो इस ऊपर वाले क्षेत्र में पदार्थों का घुला जाना और प्लस वाष्पन दोनों क्रिया हो रही होती है। तो मान लो यहाँ पर कोई एक जल है, इसकी लवणता बढ़ गई। जब लवणता बढ़ गई तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे बैठेगा, भारी होकर क्या होगा, नीचे बैठेगा। तो हमको लगता है कि नीचे लवणता ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर कम, ऐसा नहीं है। जब तक ये नीचे बैठेगा तब तक ऊपर फिर से पदार्थ घुल जाएंगे और वाष्पीकरण हो जाएगा, तो नीचे वाली की तुलना में ऊपर लवणता फिर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो निम्न अक्षांशों में लगातार ऊपरी परत में पदार्थों के घुलने और वाष्पीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। तो इसलिए जो लवणता बैठती है उसकी तुलना में यहाँ लवणता का स्तर लगातार हाई क्या होता है, मेंटेन रहता है। और जबकि यह पानी जब नीचे पहुंचता है तो नीचे तापमान कम है, तो इस प्रक्रिया में इसके घुलने की क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो उच्च निम्न अक्षांशों में सर्वाधिक लवणता ऊपर ही पाई जाएगी, और गहराई में चलने पर लवणता में कमी आएगी। और एक गहराई के बाद लवणता क्या है, स्थिर, क्योंकि तापमान ही क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। थोड़े बहुत परिवर्तनों को नहीं ध्यान देते हैं, नहीं तो फिर लवणता क्या है, स्थिर हो जाती है। इसीलिए जब हम निम्न अक्षांशों पे लवणता का ग्राफ बनाते हैं विद डेप्थ, तो यहाँ पर पहले ऊपर तक लवणता वही लगभग बनी है, लेकिन इस वाली परत में तेजी से क्या होती है, कम होती है। अब वो थर्मोक्लाइन थी, ये हैलोक्लाइन है, क्या है, हैलोक्लाइन, राइट। तो यहाँ पर एक परत आती है हैलोक्लाइन परत, जहां निम्न अक्षांशों में बहुत तेजी से या अति तीव्रता से लवणता में कमी आती है, और फिर इसके बाद लवणता स्थिर हो जाती है। पहले बताओ समझ में आया, समझ में आया? पीछे तक हमारे मित्र पक्का नहीं समझ में आया, मत समझो आज तक। देखो क्या है, बात समझो। यहाँ पर ऐसे बात समझो। अगर हम ये देख लें निम्न अक्षांश में, मान लो ये 3 परतें हैं, लेट अज्यूम 3 परतें, तो लवणता के घुलने आदि की प्रक्रिया हमेशा कहाँ होगी, अपर लेयर में ज्यादा, क्योंकि ये एक एक्टिव लेयर जैसी है। यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सब यहीं पे हो रहा है एक तरह से, राइट। तो सामान्यतः जब यहाँ लवणता बढ़ती है तो यह पानी भारी हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई, पानी भारी हुआ, राइट। तो जब यहाँ पर पानी भारी हो गया तो ये पानी क्या होगा, नीचे बैठेगा। जब ये नीचे बैठेगा तो हमारे दिमाग में आता है कि चूंकि भारी पानी नीचे बैठा है तो इसकी लवणता ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जब हम ये सोच रहे होते हैं तो हम ऊपर होने वाली क्रियाओं को रोक देते हैं।
जबकि ऊपर वाली जो लेयर है वो लगातार लवणों को क्या कर रही होगी, घोल रही होगी, पदार्थों को घोल रही होगी, क्योंकि इसका टेंपरेचर यहां से कहीं जाता है, क्योंकि इस वाले में टेंपरेचर बहुत तेजी से क्या है, कम हो जाता है। तो जो इसको लवणता मिली है ऊपर से केवल वही जा रही है, और जबकि यहां पर फिर यह जल को घोलने लगता है, क्योंकि यहां का पानी स्थिर नहीं होता, यहां का पानी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, हाईएस्ट टेंपरेचर वाला होता है, वाष्पीकरण की दर भी यही सब हो रही होती है। तो जब तक ये नीचे जाता है यह फिर से लवणों को घोल लेता है और इसकी सैलिनिटी नीचे वाले से क्या है, अधिक हो जाती है। और यही कारण है निम्न अक्षांशों में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सर्वाधिक लवणता हमको ऊपर मिलती है, और गहराई के साथ लवणता में क्या है, कमी आती है, और एक गहराई के बाद लवणता स्थिर हो जाती है। चल हाँ प्लीज बैठ, पूछो बैठ। नहीं, कारण क्या है, कारण क्या है, यहां पर जो लगातार नीचे सप्लाई हो रही है वह नीचे परतों में जाकर जमा होकर कुछ तो बन रही होगी ना, कन्वर्जन में होगा किसी और चीज में। जो चीज ऊपर से नीचे तली पर बैठेगी वहां चट्टानों का निर्माण करेगी, जीव जंतु वहां कुछ इस्तेमाल करेंगे, वो प्रक्रिया हमने कल कहा था। लवणता का एक बजट चलता है, लवणता का क्या होता है, एक बजट चलता है। तो जब हम यहाँ नीचे इस परत के अंतर्गत आएंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो लवणता आपको अराउंड 35 मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि लवणता यहाँ रुकेगी नहीं, वो क्या होगी, नीचे चलेगी, और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या कर रहा होगा, ले जा रहा होगा। तो यहाँ पर लगातार एक निश्चित मात्रा लवणता की क्या है, मेंटेन हो जाएगी, है ना। हम ये सब मान के चलते हैं कि सब स्थिर हो गया है, स्थिर नहीं है, यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है और उस चक्र के अंतर्गत ये चीज क्या है, स्थापित होती है। क्लियर? अब ये हो गया यहाँ पर। अब हम अगर यही उच्च अक्षांशों की तरफ चलें तो उच्च अक्षांशों में ऊपर वाले भाग में अगर कहीं बर्फ वगैरह ये सब जमी है तो सामान्यतः ऊपर टेंपरेचर कम होता है, नीचे चलने पर टेंपरेचर बढ़े। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लवणता कम होगी, लेकिन कुछ गहराई तक लवणता में क्या है, वृद्धि हो जाएगी, और फिर उसके बाद लवणता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। राइट? तो जो निम्न अक्षांशों पे मिलता है उसकी उल्टी दशा, क्योंकि ऊपर सबसे ठंडा पानी, उसके नीचे का पानी अपेक्षाकृत कुछ अधिक टेंपरेचर पे हो सकता है। तो नीचे टेंपरेचर ज्यादा होने पर नीचे वाले की घोलने की क्षमता ज्यादा है और ऊपर वाले की घोलने की क्षमता कम है। अतः ऊपर सैलिनिटी कम है और नीचे सैलिनिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसमें भी एक सीमा के बाद सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए महासागरों में गहराई के साथ लवणता और गहराई में वृद्धि के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और अगर कोई संबंध स्थापित करना है तो हमें मानना पड़ेगा गहराई के साथ लवणता में कमी आती है। वृद्धि वाला पैटर्न मत ध्यान रखना। राइट? एनसीईआरटी वृद्धि देती है जो कि एक सामान्य एरर है जो लोग सोचते हैं। जैसा पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें सही दिया हुआ है, नई वाली एनसीईआरटी में उसने वृद्धि का पैटर्न दे दिया है जो कि सही नहीं है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि गहराई के साथ गहराई और लवणता के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। विभिन्न अक्षांशों में विभिन्न दशाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। और जैसे हमने तापमान की 3 लेयर ली थी, यहाँ भी हम 3 लेयर ले लेंगे। एक लेयर हो जाएगी ऊपरी परत जिसे हम मिश्रण परत कहेंगे, मिक्सिंग लेयर, एक हैलोक्लाइन हो जाएगी और एक निचली परत हो जाएगी। हम हैलोक्लाइन में बोलेंगे कि यहाँ पर गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। हम ये नहीं कहेंगे वृद्धि होती है कमी, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर तीव्र परिवर्तन। उच्च अक्षांश है तो तेजी से कमी आएगी, अच्छा निम्न अक्षांश है तेजी से कमी आएगी, उच्च अक्षांश है तो तेजी से वृद्धि होगी। राइट? इसमें लिखो गहराई, महासागरों में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता का कोई निश्चित प्रतिरूप स्थापित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न अक्षांशों पर गहराई में वृद्धि के साथ लवणता का निम्नलिखित प्रतिरूप प्राप्त होता है। नंबर एक, निम्न अक्षांशों में गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में कमी आती है। अब यहाँ 0 पे डैश करके फिर हमने 5-5 के अंतराल पे ले लिया है, तो 20, 25, 30, 35, 40। राइट? डैश का मतलब है कि 5-5 के अंतराल में और मौजूद है। अब यहाँ 300 मीटर क्या है, हमने वहाँ पर थर्मोक्लाइन 500 पे ली थी, हमें यहाँ पर लगभग 300 मीटर से ही बात करनी पड़ती है। कहने को तो हम 500 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ 300 मीटर से 1000 मीटर की लेनी है। तो यहाँ पर हम 300 मीटर वाले उस पर आते हैं। तो यहाँ पर मान लो सतह पर लगभग अगर वो पोस्ट तक भी ले लेंगे तो 36-37 के आसपास रहती है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो 300 मीटर की गहराई तक तो एक जैसी लौटता है, और फिर इसके बाद इसमें एकाएक क्या है, कमी आएगी, और इसके बाद फिर ये यहाँ पर स्थिर हो जाएगी। 35 तक इतना भी आप डाउन ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नीचे उससे कम भी जा सकती है। और फिर जब यहां पर उच्च अक्षांश के उस पे आओगे
ये लिखे रहना, इसमें एरो ऐसे कर दो, बढ़ती लवणता, लवणता के स्तर का टेंशन ही न्यूनतम। कीप के आकार का या फिर शैंपेन के ग्लास जैसा आकार आता है इसमें, देखो फिल्म वाला ग्लास, ऐसे शैंपेन ग्लास शेप ही कहते हैं, इसका नाम ही वही, भारत में है तो कीप के आकार का। देखो इसके नीचे बनाओ, हाँ जो है देखो 300 से चेंज हुआ और कहां तक आया लगभग 1000, है ना। यही हमारी हैलोक्लाइन लेयर होगी, वहां हमने 500 लिया था, यहां कहां से शुरू हो जाता है 300, क्योंकि अधिकतम टेंपरेचर ना हमारा 200 मीटर तक ही ज्यादा होता है लवणता के संदर्भ में ना। हो गया, देखो नीचे पॉइंट लिखा था ना, देखो पॉइंट 2 नंबर 2 उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता में वृद्धि का प्रतिरूप प्राप्त होता है, लवणता में वृद्धि का प्रतिरूप प्राप्त होता है। उपरोक्त प्रतिरूपों के आधार पर लवणता निर्धारण के क्रम में महासागरीय जल की तीन परतों का निर्धारण किया जा सकता है। ये बना लो आप, 300/500 भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है यहां पर। आप इसको भी लिख सकते हो, एपी हेलाइन, मेटा हेलाइन, हाइपो हेलाइन, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। जो ऑप्शनल के बच्चे हैं, अगर ज्योग्राफी कुछ बच्चा ऑप्शनल का है तो इसमें शर्मा बटल की किताब पढ़ेगा, शर्मा बटल ही अच्छी है, या फिर वही अपने जो एक DS लाल साहब हैं, नहीं तो शर्मा बटल, DS लाल ने भी शर्मा बटल का ही ट्रांसलेशन किया है। मिश्रण परत, हैलोक्लाइन, निम्नतम परत, इसमें लिखो। तो मिश्रण परत में क्या, मिश्रण परत सबसे ऊपरी परत है, मिश्रण परत सबसे ऊपरी परत है जिसका विस्तार सागर की सतह से 300 मीटर की गहराई तक होता है, सागर की सतह से 300 मीटर की गहराई तक होता है। ऊपर की सतह कह रहा हूं, नीचे की मत समझना। 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक, 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक हैलोक्लाइन परत होती है, हैलोक्लाइन परत होती है, जहां लवणता में सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है, सर्वाधिक तीव्र परिवर्तन होता है। इसके उपरांत लवणता स्थिर हो जाती है। फुल स्टॉप। अब एक बात याद रखना, अब महासागर में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां लवणता एक जैसी है और उनको मिलाती हुई कोई रेखा खींच दें, कैसी भी हो सकती है, राइट, कोई भी रेखा खींच दें तो उसको आइसोहेलाइन कहते हैं, आइसोहेलाइन। महासागर में जहां जहां समान लवणता है, लवणता एक जैसी है, उसको मिलाती हुई अगर कोई काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है तो वो रेखा क्या कहलाएगी, आइसोहेलाइन। ये बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहां पर लवणता का वितरण। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर महासागरीय जल की लवणता हो गई। सर महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण पुनः समझाने की कृपा करें। देख लो एक बात, किसी के साथ देख सकते हो। सामान्यतः निम्न अक्षांशों पे जब होगा तो जब आप चलेंगे तो 500 मीटर तक लगभग एक जैसा टेम्परेचर, थोड़ा बहुत वेरिएशन, फिर तापमान में कमी आएगी और फिर तापमान स्थिर रह जाएगा। तापमान स्थिर क्यों हो जाता है, क्योंकि अंदर की दशाओं में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, संपर्क नहीं है बाहर से, हीट का ट्रांसफर बड़े मुद्दे पे नहीं है, बड़े स्तर पे नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। तो जो तापमान है तो सबसे ऊपर वाली परत जो हो जाती है एपिलिनियन, और जहां सर्वाधिक परिवर्तन होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है, और सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हाइपोलिनियन कहते हैं।
तो निम्न अक्षांशों में तीनों परतें साल भर रहती हैं, अर्थात निम्न अक्षांशों में तापमान में गिरावट की यह दर वर्ष भर देखी जाती है। उच्च अक्षांशों में यहां पर सामान्यतः एक समान तापमान की दशाएं हो सकती हैं। हाँ, बर्फ आदि के जमने के क्रम में फिर यहां पर तापमान प्रतिलोमन की भी दशा मिल सकती है, जहां पर तापमान ऊपर कम होगा, नीचे क्या होगा, बढ़ेगा और फिर उसके बाद स्थिर हो जाएगा। तो उच्च अक्षांशों में तापमान प्रतिलोमन की दशाएं प्राप्त होती हैं। मध्य अक्षांश है, तो मध्य अक्षांश में गर्मियों में थर्मोक्लाइन आ जाती है, तो मध्य अक्षांश में गर्मियों में वही प्रतिरूप होगा जो निम्न अक्षांशों में मिलता है, लेकिन सर्दियों में फिर यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी, तापमान कम मिलेगा। तो अब इसका प्रतिरूप वैसा ही हो सकता है जैसा कहाँ है, उच्च अक्षांशों में। तो गर्मियों में थर्मोक्लाइन मिलेगी, तो गर्मियों में निम्न अक्षांशों की तरह, सर्दियों में उच्च अक्षांशों की तरह पूरे जगह तापमान एक जैसा हो सकता है। तो यही यहाँ पर प्रतिरूप है। अब ऊपरी निचली तो ऑलमोस्ट थर्मोक्लाइन का है, तो सब गायब एक तरह से। मध्य अक्षांशों में सर्दियों के तापमान की गहराई का ग्राफ बेटा ये होगा। हाल ही में पृथ्वी के घूर्णन में 57 सेकंड, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चार्ल्डर प्रभाव। बेटा चार्ल्डर प्रभाव कोई नहीं होता, चांडलर होता है, पर क्या हो आगे देखेंगे कहीं। ठीक है, चलो अब हेडिंग लिखो, लवणता का महत्व, महासागरीय जल की लवणता का महत्व। अब लवणता का महत्व अगर देखें तो सबसे पहली बात यहां पर लवणता का महत्व जो होता है वह महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पर, क्योंकि प्रत्येक जीव लवणता के एक निश्चित स्तर पर ही अनुकूलित होता है, एक निश्चित स्तर पर ही उसकी सभी शारीरिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तो इसके अंतर हो जाने पर, इसमें वेरिएशन हो जाने पर महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और जैव विविधता की बड़े पैमाने पर क्या है, क्षति हो सकती है। कोरल रीफ को नुकसान पहुंच सकता है, इवन दो मैंग्रोव्स जो कि लवणता को सह लेते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो पूरा मरीन इकोसिस्टम या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र दुष्प्रभावित होगा, राइट। और इसका इंपैक्ट आगे मानव को भी देख लेंगे। तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, फिर इसके बाद महासागरीय जल का घनत्व, इस पर प्रभाव पड़ेगा। सामान्यतः लवणता से घनत्व में वृद्धि होती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं पर प्रभाव, महासागरीय धाराओं पर प्रभाव। अब देखो क्या है, जहां लवणता ज्यादा हो जाती है और पानी भारी होता है तो सतह पर नीचे बैठने की कोशिश करता है, और जहां लवणता कम होती है तो वहां पर पानी क्या होता है, ऊपर होता है। वाटर लेवल चेंज होता है, तो वैसे ही महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में लवणता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, इसके अलावा महासागरीय जल, महासागरीय जल के क्वथनांक और हिमांक में परिवर्तन, या क्वथनांक व हिमांक पर प्रभाव। इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये वेरिएशन हो जाता है, इसके कारण सामान्य जल से अलग तरीके का ये बिहेव करता है। फिर अब एक बात ध्यान रखना, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उससे सैलिनिटी बढ़ती है, लेकिन जब सैलिनिटी बढ़ती है तो फिर वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, वाष्पीकरण से लवणता बढ़ेगी, लेकिन जब लवणता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर लवणता और लवणता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। अब इससे भी समझ सकते हो, अगर लवणता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करेगी और लवणता ज्यादा हो गई, वाष्पीकरण कम हुआ, तो जो तटीय क्षेत्र था वहां पर आर्द्रता आदि की दशाएं बदल जाएंगी, अर्थात वहां कम वाटर वेपर पहुंचेगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वहां वर्षा की दशाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो जो इसका इंपैक्ट होगा वह तटीय मौसमी दशाओं पर हो सकता है, राइट। इसका इंपैक्ट जो होगा लवणता का तटीय मौसमी दशाओं पर प्रभाव। तो इसमें लिख देना कि यह तटीय क्षेत्र में आर्द्रता, वर्षण आदि की दशाओं का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट, लवणता अधिक होने के कारण घनत्व अधिक होता है, और यही कारण है, सामान्य जल से घनत्व ज्यादा होता है, यही कारण है कि इसमें बड़े बड़े जलयान, बहुत भारी जलयान आसानी से क्या है, तैर सकते हैं। जैसे डेड सी है, डेड सी इसलिए कहते हैं सामान्यतः क्योंकि सैलिनिटी बहुत है, तो वहां पर कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, लेकिन बैक्टीरिया वहां पे मिलते हैं कुछ, वो इतना डेड नहीं है जितना डेड कहा गया है, लेकिन आप वहां कोई आत्महत्या करना चाहे नहीं कर सकता, डूबेगा ही नहीं, उसमें आप आराम से लेट के पेपर पढ़ सकते हो, आप लेटे रहो पेपर पढ़ सकते हो। कारण क्या है, डेड सी जो है वो एरिड जोन में है, डेड सी इजराइल वाला जो क्षेत्र है वहाँ एरिड जोन में है, शुष्क क्षेत्र में है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर, तो उसमें एक नदी आकर के गिरती है तो वहाँ पानी की सप्लाई करती है, लेकिन वहाँ गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा सूखता है, जब वो सूखता है तो वहाँ नीचे से फिर क्या है, साल्ट बहुत सारे आ जाते हैं, और ये घटना कई करोड़ों साल से चल रही है। तो करते करते वहाँ खूब सारा लवण क्या है, घुल गया है ना। तो बहुत हाई सैलिनिटी वाटर है वहाँ पर, तो जो हाई सैलिनिटी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई तो फिर कोई चीज में डूबती नहीं है, आसानी से क्या करती है, फ्लोट करती है। तो इसीलिए महासागरों में भारी जलयान भी आसानी से तैर जाते हैं, क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, घनत्व अधिक होने में लवणता का योगदान है, इसलिए समुद्री परिवहन में योगदान, समुद्री परिवहन में योगदान। फिर नमक निष्कर्षण, नमक निष्कर्षण जैसे आर्थिक क्रियाकलापों, नमक निष्कर्षण जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, ऐसे लिखो सिंपल। बाकी आपका होमवर्क तो है ये वाला, गो टू द इंटरनेट। कल गए थे वो टेम्परेचर वाला, कुछ मिला लिखे?
घर नहीं पहुंच रहे हो तुम लोग, ढूंढो कुछ चीजें ढूंढो। मैं देखो क्या करो, नेट पे जाओ, नेट पे टाइप कर सकते हो एनवायरमेंटल न्यूज रिलेटेड विद ओशंस, तो कुछ बहुत अच्छी साइट खुल के आती है और वहाँ ओशंस की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, है ना। असल टेम्परेचर तो लिख ही लेते हैं, तो हमने जितना लिखा है उतना लिखा हुआ है क्या उसमें, और आप लोगों ने ऐड नहीं किया ना, आज जाके ऐड करोगे, है ना। दोनों में चीजों को ऐड करो। देखो तो ये यहाँ पर हो गया लवणता। अगर लिखो महासागरीय जल का अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियानिक वाटर, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियानिक वाटर। दो ही चीज पढ़नी है, क्या है और क्या इंपैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये क्या है और क्या इसका इंपैक्ट है। ठीक है, देखो इसमें लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। इसमें महासागरीय जल के अम्लीकरण से, महासागरीय जल के अम्लीकरण से आशय, महासागरीय जल के अम्लीकरण से आशय इसके पीएच मान में, इसके पीएच मान में होने वाली निरंतर कमी से है, होने वाली निरंतर कमी से है। सन 1751 में, सन 1751 1751, सन 1751 में महासागरीय जल का पीएच मान 8.25 था, 8.25 था, जो सन 2020 में घटकर 8.1 रह गया है, घटकर 8.1 रह गया है, 8.1। पीएच मान में होने वाली इस कमी, पीएच मान में होने वाली इस कमी के लिए, इस कमी के लिए मानवोद्भिद एंथ्रोपोजेनिक, होने वाली इस कमी के लिए मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड, मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, की बढ़ती मात्रा, मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को उत्तरदायी माना गया है, को उत्तरदायी माना गया है। वर्षा जल, वर्षा जल वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। यह अम्ल महासागरों में, यह अम्ल महासागरों में अपघटित होकर, अपघटित होकर, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता में, कंसंट्रेशन की सांद्रता में वृद्धि करता है। H2O plus CO2 H2CO3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ सकते हो। H2CO3 gives H+ plus HCO3, चाहो तो और इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ाना मत लेकिन H+ plus CO3 - 2, तो यहाँ 2H+ करना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा भी एक फर्दर स्टेप मिल जाता है, लेकिन ये 2 काफी है ना, जरूरत नहीं इसमें, इसकी जरूरत नहीं है ना, एक समझाने के लिए। तो कहीं आपको ध्यान आता है तो आप लिख सकते हो। देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर pH वैल्यू 7 है, 7 है तो वो न्यूट्रल, उदासीन, 7 से कम हो जाता है तो एसिडिक की तरफ जाता है, और ज्यादा हो जाता है तो यह बेसिक की तरफ जाता है, राइट, अम्लीय और क्षारीय। महासागरीय जल जो है वो क्षारीय, अभी भी क्षारीय है, लेकिन उसकी क्षारीयता में लगातार क्या है, कमी आ रही है। पीएच वैल्यू देखें तो पीएच वैल्यू लगातार उसकी कम होती जा रही है, और कम होने के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो यह है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ी है। यद्यपि कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, एक वीक एसिड है, H2CO3 एक वीक एसिड है, इसका इंपैक्ट इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन मान लो एक बाल्टी पानी है और उसमें एक चुटकी नमक डालोगे, अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एक चुटकी नमक आप 3 अरब साल तक डालते रहो तो अल्टीमेटली तो इंपैक्ट आएगा ही कुछ ना कुछ। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है जिसका कम समय में कम मात्रा में प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन यहाँ यह लगातार महासागरों में पहुंचा है। और 1751 के बाद एक मोटे तौर पर 1750-60 ले लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद का दौर है, और तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, तो पहुंचने वाले कार्बोनिक अम्ल की मात्रा में भी क्या है, वृद्धि हुई है। जो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एंथ्रोपोजेनिक CO2 है, उसका अराउंड 25 से 30% हिस्सा जो होता है वो जलीय तंत्र अवशोषित करते हैं। लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं और ओशन है, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा महासागरों में पहुंचता है। महासागरों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि शुरू में भी कार्बन डाइऑक्साइड याद है, और पानी वर्षा था,
फिर वो महासागरों में गया और वह कार्बोनेट वगैरह के रूप में क्या है, मौजूद है तली में। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो महासागर में है। लेकिन कुछ ऐसी उल्टी रिएक्शन शुरू हो रही है कि जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होगा तो आफत हो जाएगी। तो महासागर जो है वो कार्बन के बहुत बड़े, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े सिंक हैं, राइट। लेकिन किसी भी चीज को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर वर्तमान में लगातार मानव द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा रहा है वो बढ़ा है, कार्बनिक एसिड की मात्रा भी वहां बढ़ी है और अंदर जाके जो ये क्रिया होती है उसने H+ आयनों की सांद्रता में क्या की है, वृद्धि की है। इसलिए महासागरीय जल के पीएच मान में लगातार क्या है, कमी आ रही है, राइट। हमारे लिए ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत मात्रा थोड़ा बहुत कम आया, 8.24 से 8.1 आ गया, क्यों इतना शोर शराबा है, कई प्रजातियां गायब हो गई हैं। कुछ को यद्यपि फायदा हुआ है लेकिन एक दो को फायदा हुआ है। अब जैसे यहाँ एसी का टेंपरेचर और कम कर दिया जाए, एक दो को तो मजा ही आएगा, हाँ ठीक खूब ठंडा हो गया है, लेकिन अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तनाव में आ जाए, एटलीस्ट तनाव में तो आ जाएंगे, है ना। तो उसी तरह है कि कुछ जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए खतरनाक थोड़ी रहेगी। अभी तो बहुतों के लिए ठीक ही चल रहा है, जल्दी फसल हो जाएंगी, जल्दी उत्पादन हो जाएगा, लेकिन कब तक, एक समय के बाद जब टेंपरेचर और बढ़ेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो शुरुआत में अभी जब यहाँ पर ये H+ बढ़ रहे हैं, एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, अगर हमने अभी नहीं रोका तो ये रुकेगा नहीं और अब जीवों पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इसलिए एक चिंता का बड़ा विषय हो जाता है कि पीएच मान में आने वाली कमी। तो एसिडिफिकेशन का सीधा मतलब है महासागरों के जल के पीएच मान में होने वाली कमी। उसके लिए मुख्य उत्तरदायित्व मानवोद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिससे महासागरों में कार्बनिक अम्ल का पहुंचना और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में होने वाली वृद्धि है, राइट। तरह देखो लिखा क्या लिखा है, थैंक यू। तरह लिखो महासागरीय जल के अम्लीकरण के, पैरासिल करके, महासागरीय जल के अम्लीकरण के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, पीएच मान में होने वाला परिवर्तन, पीएच मान में होने वाला परिवर्तन कई प्रजातियों के जीवों की उपापचयी क्रियाओं और प्रजनन शक्ति को दुष्प्रभावित कर रहा है, जो महासागरीय जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। नंबर 2, ऐसे जीव जो चूने के प्रयोग द्वारा, चूना कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने के प्रयोग द्वारा अपने बाह्य कवच एक्सोस्केलेटन, जैसे शंखमीन है, घोंघा है, ये सब चूने द्वारा अपने बाह्य कवच का निर्माण करते हैं, उनके बाह्य कवचों के नष्ट होने की संभावना बढ़ गई है, उनके जो कवच हैं वो भूल जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाल विरंजन की घटनाओं में वृद्धि, नेक्स्ट, एक अध्ययन के अनुसार महासागरीय जल के पीएच मान में होने वाली कमी महासागरीय जल के ध्वनि के प्रति, एकॉस्टिक क्वालिटीज, ध्वनि के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाएगी, तथा ध्वनि महासागर में अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकती है, जो महासागरीय जीवों के लिए ध्वनि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विद्वानों के अनुसार अम्लीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रजातियों में उत्परिवर्तन को जन्म देगी। म्यूटेशन, बड़े पैमाने पर चेंज हो जाना, उत्परिवर्तन
को जन्म देगी, जिससे प्रजाति के जीवों के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला परिवर्तन तटीय क्षेत्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियों को दुष्प्रभावित करेगा। तटीय पर्यटन में कमी आएगी तथा वैश्विक स्तर पर विविध संघर्षों का जन्म होगा। फुल स्टॉप। दो तरह के लोग हैं, एक इंडिजिनस लोग हैं, जैसे मान लो आर्कटिक में जो रह रहे हैं, जो टुंड्रा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए ओशन ही सब कुछ है, क्योंकि वो महासागरीय क्षेत्र के आसपास ही मत्स्यनाद द्वारा अपना जीवन बिता रहे हैं। एसिडिफिकेशन होगा तो वहां के मत्स्यनाद पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। तो एक तरह से उन जो मूल निवासी हैं वहां के, जो ओशियानिक रिसोर्सेज पे निर्भर करते हैं, उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा और पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज है, तटीय क्षेत्रों में जो रिसोर्स कम होंगे तो तटीय क्षेत्रों में निर्धनता और तरह की कई समस्याएं बढ़ेंगी। टूरिज्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जहां लोग कोरल रीफ वगैरह देखने जाते हैं, जो वहां का जो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो सारा खत्म हो जाएगा, लोग वहां नहीं जाएंगे। तो फिर वहां की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो जीविकोपार्जन के जितने उपाय हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। हम फ्यूचर में महासागरों को अपने संसाधन के रूप में, बड़े संसाधन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब महासागर सुरक्षित नहीं है तो हमारे फ्यूचर के संसाधन भी दांव पे लगे हुए हैं, राइट। तो इस तरह की कई चुनौतियां हैं। और फिर महासागरों के कहा जाए कि महासागरों का जो उपयोग के लिए उपस्थित क्षेत्र होगा वो सीमित हो जाएगा, और जब वो सीमित हो रहा है तो फिर निश्चित तौर पर वहां और संघर्षों की क्या होगी, स्थिति बनेगी, राइट। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है, इट इज नॉट ओनली द चेंज इन क्लाइमेट, इट इज चेंज इन एंटायर अर्थ। इसलिए बड़ा खतरनाक है। जैसे कहते हैं कि ट्विन एविल लेके आता है, ट्विन एविल अपने को तो खराब कर ही रहा है, बाकी को भी नहीं छोड़ रहा है। तो प्रभाव इसके बड़े व्यापक है। एसिडिफिकेशन की हाल के दिनों में चर्चा ज्यादा है। आज से चर्चा हुई थी लगभग 2010 में, और उसके बाद अभी 2020 में जो रिपोर्ट आई है एसिडिफिकेशन पर, उसके बाद इस पर चर्चा ज्यादा हुई है। तो ये एक बर्निंग टॉपिक है ना। तो करंट अफेयर में इसमें देखते रहना जो कुछ दिखाई पड़े। अब मैंने लिखो महासागरीय धाराएं, मैं चलेंगे कोरल रीफ, इसके बात करेंगे। मैंने लिखो महासागरीय धाराएं, पहले महासागरीय धाराएं कर लें, फिर तरंगे कर लेंगे, फिर ज्वार भाटा, ओशियानिक करेंट्स। इसमें इतनी चीजें हैं, परिभाषा, फिर उत्पत्ति के कारण, फिर है यहां पर विभिन्न महासागरों की धाराएं, और फिर है महत्व। परिभाषा, उत्पत्ति के कारण, विभिन्न महासागरों की धाराएं, और फिर उसके बाद महत्व। पीटी में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लवणता से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तापमान से भी नहीं पूछा है। तापमान से पीटी में पूछा है, मेंस में नहीं पूछा है। तो मेंस में यहां से आने के चांस तापमान से बने हुए हैं। अब यहां पर दो चीज याद रखो, लिखना नहीं है, याद रखना। एक है तरंग और एक है महासागरीय धारा। दो है, महासागरीय तरंग और महासागरीय धारा। जब हम तरंग की बात करते हैं तो तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण। और जब हम धारा की बात करते हैं तो इसमें जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन। जब हम महासागरीय तरंग की बात करेंगे तो उसमें पानी आगे नहीं बढ़ता है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। और लेकिन जब हम धारा की बात करते हैं तो इसमें जल में गति होती है, जल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, राइट। तो मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो ये तालाब है और तालाब में आपने कोई पत्थर फेंक दिया तो क्या तालाब में पानी जा रहा है? क्या नहीं। जो यहाँ पर एनर्जी इसको मिली उसने अगले कण को दे दी, अगले ने अगले को, अगले ने अगले को, सब जंप कर रहा है, राइट। तो एनर्जी का ट्रांसफर। लेकिन नदी पानी का ट्रांसफर, वाटर जाता है। तो इसी तरह आप समझ सकते हो कि महासागरीय जल है, और खासतौर पे महासागरीय जल में जब जल की सतह पर जब पवन चलती है तो पवन अपनी एनर्जी महासागरीय जल को दे देती है, और पवन की उसी एनर्जी का क्या हो रहा होता है? ट्रांसफर हो रहा होता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त बलों के अधीन पानी क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। वह भी तरंग है, लेकिन फिर हम इसको अलग तरंग कहते हैं, ज्वार भाटा, राइट। ये एक अलग तरीके की तरंग है जिसमें पवन नहीं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के संयुक्त बलों का क्या है? प्रभाव। तो अभी मोटे तौर पे महासागरीय तरंग से तात्पर्य महासागर के जल में उत्पन्न हलचल से है। हलचल को हम बोलते हैं विक्षोभ से, डिस्टर्बेंस से, जिसमें जल का नहीं बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जबकि महासागरीय धारा महासागरीय जल की गति है, महासागरीय जल की गति, और क्षैतिज गति है। यहाँ पर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था, हवा ऊपर नीचे जाए तो धारा है, यहाँ ऊपर नीचे वाली नहीं है, क्या है? क्षैतिज गति है, राइट। इसमें लिखते हैं, लिखो परिभाषा से लिखते हैं इसमें। तो लिखिए, जब महासागरीय जल निश्चित सीमाओं में, उसका एरिया सेट है कितने में बहेगी, निश्चित सीमाओं में तथा निश्चित दिशा में
तीव्र वेग, तीव्र वेग ब्रैकेट में लिखो 3 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर, एक औसत है ये। तीव्र वेग ब्रैकेट में 3 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर तीव्र वेग से गति करता है, तीव्र वेग से गति करता है, तब इसे महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा ब्रैकेट में ओशियानिक करंट, ओशियानिक करंट, ओशियानिक करंट। यदि महासागरीय जल, अभी करंट का एक और रूप है, यदि महासागरीय जल पवनों के प्रभाव में, महासागरीय जल पवनों के प्रभाव में मंद गति ब्रैकेट में 1.5 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर में मंद गति 1.5 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर मंद गति से आगे बढ़ता है, तब यह प्रवाह, ड्रिफ्ट, प्रवाह ब्रैकेट में ड्रिफ्ट, तब यह प्रवाह कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। तो एक तो करंट है कि इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है निश्चित दिशा और निश्चित सीमाओं में, वेल डिफाइंड एरिया एंड वेल डिफाइंड डायरेक्शन, दो चीज महत्वपूर्ण, और वेग ज्यादा है, राइट। इसमें पवन का भी योगदान हो सकता है, अन्य घटक, अन्य कारकों का भी योगदान हो सकता है, किसका हो सकता है आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम प्रवाह कह रहे हैं, प्रवाह ड्रिफ्ट कह रहे हैं, तो ड्रिफ्ट में महासागरीय जल केवल किसके सहारे आगे बढ़ेगा, पवन के सहारे, और ये एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। पवन की दिशा बदलेगी तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसमें हमने कहीं भी निश्चित सीमा और निश्चित दिशा नहीं लिखा है, राइट, जबकि करंट की बिल्कुल निश्चित दिशा और निश्चित यहां पर उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। उससे आगे लिखो, कभी कभी जब कई धाराएं आपस में मिल जाती हैं, तब महासागरीय जल असामान्य रूप में तीव्र गति 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक तीव्र गति से प्रवाहित होता है, कमा विशाल धारा ब्रैकेट में स्ट्रीम कहलाता है, विशाल धारा ब्रैकेट में स्ट्रीम कहलाता है। तो अब 3 रूप हो गए, एक हो गया ड्रिफ्ट, एक हो गया करंट, और एक हो गया यहां पर स्ट्रीम। लेकिन ये करंट के ही फॉर्म है, तो बीच में करंट को रख के सोचना है कि ये वास्तविक गति है। जब पवनों के प्रभाव में मंद गति से है तो यह ड्रिफ्ट कहलाएगा, और जब कई धाराएं मिल जाएं और अति तीव्र वेग से चले तो यह क्या हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा। हम यही 3 रूप, जब हम महासागरीय धाराओं को पढ़ेंगे तो हमको यही 3 रूप दिखाई पड़ेगा, या तो करंट मिलेगा, या तो ड्रिफ्ट, या तो फिर स्ट्रीम। जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे क्यूरोसियो करंट, जैसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यही आपको 3 रूप मिलेंगे। तो जहां ये 3 रूप मिले तो ये 3 परिभाषाएं आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, है ना। फिर अगर हम देखें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो यहां पर हमें इसे 3 भागों में डिवाइड करना होगा। ये अध्ययन की सुविधा के हिसाब से है। पृथ्वी से संबंधित कारक, पृथ्वी से तो सभी कारक संबंधित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पृथ्वी से संबंधित, महासागर से संबंधित, महासागर से संबंधित, और वायुमंडल से संबंधित। अगर हम यहां पृथ्वी से संबंधित देख लें तो यहां पर आ जाता है घूर्णन, और दूसरा आ जाता है यहां पर गुरुत्व बल। मतलब घूर्णन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन गुरुत्व बल। महासागर से संबंधित तापमान, लवणता और घनत्व, महासागर से संबंधित तापमान, लवणता और घनत्व। वायुमंडल से संबंधित पवनें, वायुदाब, वर्षा, वाष्पीकरण, ये सब मौसमी दशाओं में शामिल भी हो जाएंगी, वैसे भी कह सकते हैं। तो ये है धाराओं की उत्पत्ति के कारण। ये तो 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पृथ्वी से संबंधित, जो महासागर से संबंधित है, और वायुमंडल से संबंधित है। अब अगर हम यहाँ पृथ्वी से संबंधित देखें, घूर्णन और गुरुत्व बल, तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो यह महासागरीय जल को भी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व ले जाने का प्रयास करेगी। लेकिन महासागरीय जल पर महासागर की तली का घर्षण काम करता है और महाद्वीपों का अवरोध काम करता है। अब ऐसा नहीं कि महाद्वीप को पार करके चला जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर जब अर्थ रोटेट करती है तो इसके साथ महासागरीय जल भी घूर्णन करता है, किंतु तली के, महासागर की तली के घर्षण और महाद्वीपीय अवरोध के कारण जो महासागरीय जल है वह पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, अर्थात वो उस तरफ फ्रीली नहीं मूव कर सकता है जितने आसानी से पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो इस प्रक्रिया में जब यह पानी आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन आगे नहीं जा पाता है, तो पानी इधर थोड़ा इकट्ठा होता है, और फिर पानी क्या है,
वापस लौटना शुरू करता है। और जहां पर पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे ज्यादा होगा वहां पर यह गति सबसे ज्यादा हमको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जल सबसे ज्यादा क्या होगा, जाने की कोशिश कर रहा होता है। और वह कहां पे होगा, वह इक्वेटर पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा। इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में नॉर्थ साउथ दोनों तरफ पानी क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने का प्रयास कर रहा होता है। एक फैक्टर पवन का है, तो वहां देखेंगे एक घूर्णन का प्रभाव हो गया। दूसरी चीज, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और वह कोरियोलिस बल महासागरीय जल को अगर गति कर रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घुमाने का प्रयास करता है। इसलिए जो महासागरीय धारा है वह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगती है। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी चीज है जो घूर्णन से ही रिलेटेड है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में घूर्णन वेग ज्यादा है, ध्रुवों पर कम है, इसलिए पृथ्वी भूभाग है, ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी है। इसलिए हर जगह पृथ्वी का गुरुत्व बल समान नहीं है, ध्रुवों पर ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है। ध्रुवों पर ज्यादा होने के कारण पानी जो महासागरीय जल है वो नीचे की ओर खींचता है, तो महासागरीय जल नीचे बैठने की कोशिश करता है। और जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में गुरुत्व कम होने के कारण महासागरीय तल अपेक्षाकृत क्या है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है, उतना पानी नीचे बैठता नहीं। इसलिए विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच जल स्तर में अंतर उत्पन्न होता है, अतः जल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने का प्रयास करता है। बात समझ आ रही? ये तीन फैक्टर है, पहले किससे संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित, गुरुत्व से संबंधित। फिर इसके बाद जो दूसरे कारण है वो महासागरीय जल। अगर हम देखें यहाँ पर तीन चीजें हो गई, महासागरीय जल का यहाँ पर तापमान, यहाँ पर सैलिनिटी और यहाँ पर डेंसिटी। अगर हम मान लें ये T1 है, ये S1 है, ये D1 है, कोई दो स्थान हम मान लेते हैं, अगर ये T2 है, ये S2 है और ये D2। महासागर में कोई ऐसे दो क्षेत्र हैं, लेट अज्यूम अगर कहीं पर तापमान ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर एंड T2 इज लेसर। T1 कोई एक जगह है जहां तापमान T1 है ज्यादा है और कहीं पर T2 उसकी तुलना में कम है, तो जहां तापमान ज्यादा है वहां पर पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो फैलेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो वहां जल स्तर क्या है, ऊंचा हो जाएगा। और दूसरी जगह जहां तापमान कम है, पानी ठंडा है, पानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा घनत्व कम हो जाएगा, सिकुड़ेगा घनत्व बढ़ जाएगा तो पानी क्या होगा, नीचे बैठेगा। और इसलिए यहाँ पर जो महासागरीय जल है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान वाले क्षेत्र की ओर क्या है, बहने का प्रयास करेगा। ये बात समझ गए। दूसरी तरफ अगर कहीं पर सैलिनिटी कम है और कहीं पर सैलिनिटी ज्यादा है, दो क्षेत्र हैं, एक जगह लवणता कम है और एक जगह लवणता ज्यादा है, तो जहां लवणता कम है वहां पानी ऊपर होगा और जहां लवणता ज्यादा है पानी नीचे बैठेगा। तो जहां पानी नीचे बैठेगा वाटर लेवल कम हो जाएगा, जहां पानी नहीं बैठेगा वाटर लेवल ऊपर होगा। अर्थात जहां लवणता कम है वहां जल स्तर उच्च और जहां लवणता ज्यादा है वहां जल स्तर नीचे जाएगा। तो महासागरीय जल निम्न लवणता से उच्च लवणता वाले क्षेत्र की ओर क्या है, प्रवाहित होने लगेगा। ये लवणता का फैक्टर होगा। कहीं पर डेंसिटी यहाँ पर कम है और कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस है अधिक डेंसिटी वाला पानी नीचे बैठेगा, कम डेंसिटी वाला पानी ऊपर रहेगा। तो कम घनत्व वाले जल क्षेत्र से अधिक घनत्व वाले जल क्षेत्र की ओर महासागरीय जल में गति उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ पर महासागरीय धारा की क्या है, उत्पत्ति हो जाएगी। तो अगर हम महासागरीय कहा जाए कि प्रॉपर्टीज को देखें तो तापमान, लवणता और घनत्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर मिलते हैं उनके कारण उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर महासागरीय जल का प्रभाव होता है और यह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बन जाता है। ये क्लियर? अगर हम यहाँ तीसरा देख लें, पवने, वायुताप, वर्षा, वाष्पीकरण। अगर हम यहां पर पवने देखते हैं, पवनों का इंपैक्ट अगर देखें, अब इतना समझ में आएगा होगा हवा कहां से कहां चलेगी तो कहां से कहां महासागरीय धाराएं चलेंगी। अब तो ये सोते हुए बता सकते होगे, अगर नहीं बता सकते हो मतलब कम सो रहे हो, नहीं ज्यादा सोना चाहिए। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां देखें तो 30 डिग्री कौन से पवने, व्यापारिक पवन, ठीक है ना, ये ध्रुवीय पूर्वा भी। तो अब व्यापारिक पवन देखो क्या है, दो चीजें समझो। एक तो अर्थ, अब जितनी जितनी होती जाएंगी सबको मिलाना पड़ेगा। अर्थ ऐसे जा रही थी, पूर्व में पानी इकट्ठा हो रहा था, आगे जा नहीं पा रहा था, वाटर लेवल पूर्व में ज्यादा और पश्चिम में कम हो रहा था, पानी धीरे धीरे चल रहा था। व्यापारिक पवनों ने इनको हिट कर दिया तो पानी क्या हो गया, तेजी से। अब हमें व्यापारिक पवन पेटी में 10 डिग्री के आसपास से यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर धाराएं क्या है, चलना शुरू हो जाएंगी। इनको हम बोलेंगे विषुवत रेखीय गर्म धाराएं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवतीय गर्म धाराएं, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा, राइट। तो एक उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, दक्षिणी किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन और व्यापारिक पवनों के कारण, राइट। अब जब ये मान लो पानी आगे बढ़ा, सामने तटीय अवरोध आया, इससे टकराया, टकरा करके फैला, चला इधर, तो कोरियोलिस बल लगने लगा है। कोरियोलिस बल क्या करेगा, इसे दाहिने मोड़ेगा और इसे क्या करेगा, बाएं मोड़ेगा। और जब ये चलेगा और ये पानी 30 डिग्री क्रॉस कर लिया तो किसके अधीन आ गया, पछुआ। अब पछुआ क्या करेगी, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएगी, राइट। अब रास्ते में हो सकता है इसको कोई अवरोध मिल जाए, द्वीप मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो टकरा के हो सकता है पानी कई भागों में क्या हो, विभाजित हो जाए। नहीं तो इधर से चलता हुआ फेरल के नियमानुसार कोरियोलिस बल से क्या होगा, नीचे उतरेगा और यहां से चलेगा वापस यही क्या हो रहा होगा, पहुंच रहा। और यही स्थिति यहां हो रही होगी। और कुछ यहां पर अगर बर्फ पिघली है, पानी वानी है, तो यहां का ठंडा पानी क्या होगा, इधर आगे आएगा, यहाँ का ठंडा पानी यहाँ आएगा। अगर कहीं आया और ठंडा और गर्म मिलने पाया तो फिर यहाँ पर सतह पर तापमान प्रतिलोमन होगा, कोहरा बनेगा, मत्स्य क्षेत्र बनेगा। लेकिन चूंकि पानी ऊपर से ठंडा रहा है तो यहाँ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी आएंगे जिनको हम आइसबर्ग कहते हैं, और यहाँ कोहरा है, कोहरे में वो छुपा हुआ है। अगर एक हिस्सा ऊपर है तो 9 हिस्सा नीचे रहता है, फिर इसी में टाइटेनिक टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, है ना। एक दारा लेब्राडोर वो लेके आई थी आइसबर्ग, और यहाँ कोहरा और टाइटेनिक उसी में टकरा के डूबा, है ना। तो यह परिवहन के लिए बड़ा खतरा भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो पवने हैं, तो पवनों के प्रभाव में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो रही है ना, इनकी डायरेक्शन वगैरह यहाँ डिसाइड हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पवनों के प्रभाव में विभिन्न पवन पेटियों में पवनों की दिशा के अनुसार ही महासागरीय धाराएं प्रवाहित हो रही होती हैं, तो इनकी उत्पत्ति होगी यहाँ पर। बाकी उसी तरह कहीं पर अगर एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर जहां ज्यादा है वहां पर वाटर लेवल कम हो जाएगा,
एयर प्रेशर कहीं कम है तो इसकी तुलना में वाटर लेवल हाई रहेगा, तो पानी हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ जाएगा। इसी तरह वर्षा, जहां वर्षा ज्यादा हो जाएगी वहां पर पानी ज्यादा आ जाएगा, तो वाटर लेवल बढ़ गया, और जहां वर्षा नहीं है पानी फ्लो करेगा, और इसका उल्टा कहां होगा, वाष्पीकरण। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे देख लो इक्वेटर जोन, वर्षा ज्यादा 30-35, वाष्पीकरण ज्यादा, तो अपने आप ये वाला पानी किधर जाएगा, 30-35 की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ वर्षा ज्यादा और दूसरी चीज वायुदाब कम और वायुदाब ज्यादा। वाष्पीकरण ज्यादा, वायुदाब ज्यादा, तो पानी नीचे दब गया, और यहां पर वर्षा ज्यादा और वायुदाब कम, तो पानी ऊपर, पानी गिर जाएगा ना। और अर्थ का रोटेशन, व्यापारिक पौने, कोरियोलिस बल, यहां लवणता कम, ऐड करो, यहां लवणता कम, यहां लवणता ज्यादा, तो निश्चित रूप में यहां का पानी नीचे बैठेगा और यहां का पानी ऊपर रहेगा, यहां पर मूव कर जाएगा। देखो जितना पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कर लोगे तो पकड़ में आ जाएगा, राइट। हाँ, किसका, हाँ घनत्व भी कम होगा, अपने आप ऊपर जाएगा, और यहाँ पर घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी नीचे चला। जितना हमने लगाया है वो अगर आप वायुदाब पेटी, वर्षा पेटी सब में लगा दोगे तो यहाँ पर धाराएं अपने आप क्या है, धाराओं का क्रम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको कल लिखेंगे, प्रवाह इतनी आगे आएंगी, आगे हम लोग देखेंगे इसको। आप लोग ग्रीन बुक से पढ़ के आओगे कल, ग्रीन बुक से, ग्रीन बुक में ये चैप्टर अच्छा दिया है, ठीक है, तो आप इसे ग्रीन बुक से देख के आएंगे।